स्टार्ट हुआ है ना? अरे मैसेज गया ना रिकॉर्डिंग का आप लोगों के पास? है सर। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली सर सुबह जूरिस्प्रूडेंस था सीएस एग्जीक्यूटिव का, मैं नहीं ले पाया। ठीक है, अभी जूरिस्प्रूडेंस बहुत सारा कवर किए हैं, नो इशू। बट सर ये जो क्लास अभी है ये इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोगों को, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है और आपका सीएमए इंटर में भी है, ठीक है। सीएमए इंटर में ऑलमोस्ट 20-25% एरिया यहाँ से कवर होता है। और सीएस एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, उसके अंदर लेबर लॉ के हिसाब से ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा लेबर लॉ में कॉम्प्लायंस पार्ट इन द सेंस, जैसे कि मानो किस तरह से लेबर लॉ काम करता है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो कंप्लायंस पार्ट है। बट अल्टीमेटली जानना तो पड़ेगा लेबर लॉ क्या है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज के अंदर भी लेबर लॉ है। और ऐसे लेबर लॉ प्रोफेशनल लेवल में बहुत जगह में पढ़ाया जाता है सर। और सीएमए इंटरमीडिएट में भी लेबर लॉ को फोकस किया गया है सर, ठीक है। इसमें आप नाम सुने होंगे जैसे कि वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, मिसलेनियस एक्ट, इस तरह का बहुत सारा एक्ट है। मैं भी आपसे बात करूंगा। तो मेरा आज आप लोगों के साथ जो मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा लेबर लॉ के हिसाब से या इंडस्ट्रियल लॉ भी बोल सकते हो आप, इसमें मेन अप्रोच यही है कि आपको मैं लेबर लॉ का ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँ जिसमें आपको पूरा लेबर लॉ या फिर इंडस्ट्रियल लॉ का एक आइडिया लग जाए, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या टॉपिक कवर करना है और किस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करना है। ये मंडे इवनिंग में ही करेंगे आगे से। मैं आपको शो करता हूँ, देखो स्क्रीन शेयर हुआ सर, देखिए ना एक बार। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग स्नेश, स्क्रीन शेयर है ना? देखिए, तो अगर मैं ये सीएमए इंटर के हिसाब से अगर मैं देखूं, सीएमए इंटर के अंदर ये सीएमए इंटर का सिलेबस है, ठीक है। सीएमए इंटर के अंदर अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्रियल लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं बस एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ एक बार। कॉमर्शियल लॉ पार्ट 30-35%, इंडस्ट्रियल लॉ 20-25%। इसमें आपको फैक्ट्री एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ बोनस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेंशन फंड, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह का एक्ट के थ्रू से आपको इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाया जाएगा। एंड कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ के बारे में मैं ये सब और नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मेनली सीएमए के अंदर इसको इंडस्ट्रियल लॉ का नाम दिया गया है, ठीक है। और आपका सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में इसको, इसका जो डिस्कशन है ये बेसिकली एसबीईसी मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, इसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंपनी रिलेटेड मैटर बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर दिया कंपनी लॉ क्लास में। जो बाकी लोगों का नॉर्मल कंपनी लॉ के अंदर भी है, आप लोगों का भी कंपनी लॉ के अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर ये कंपनी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइवेट कंपनी क्या है नहीं है, प्राइवेट का किस तरह से कंपनी बनाया जाता है, इस तरह का जो भी मेन एरिया है, यू ऑल नो अबाउट द एमओए एओए, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग पता है सर, आप लोग मैं बार बार ये सब नहीं बताऊंगा। तो सर ये तो ठीक है, कंपनी है, एलएलपी वगैरह है, लेकिन और भी काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जिसके अंदर ये एसबीईसी पढ़ाते हैं। जैसे कि एनजीओ वगैरह, जैसे एनपीओ का आप लोग पता है, लेकिन उसको छोड़ के जैसे हाउसिंग फाइनेंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब बेसिकली कंपनी बनाया कैसे जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कॉम्प्लायंस क्या होता है, इसी मुद्दे पे सीएस एग्जीक्यूटिव मैटर को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चर्चा करते हैं। तो सर हम लोग यहाँ पर लेबर लॉ के अंदर क्या बात करने जा रहे हैं सर, इसी में बात करूंगा आपसे। अगर आप लोग थोड़ा नजर डालें तो आपको दिखाई देगा एसबीईसी के अंदर आप लोगों का एक काफी बड़ा एरिया चैप्टर के अंदर है कंप्लायंस अंडर लेबर लॉज। दिखाई दे रहा है ना सबको? सीएस वाले स्पेशली जिनका सीएस का भी एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो अगेन वही एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। कुछ एबोलिश हो गया है, ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। लेकिन
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लेबर लॉ के अंदर क्या क्या एक्ट मोटा मोटी हम लोग, मोटा मोटी नहीं, अच्छा खासा तौर पे डिस्कस होगा इस पर्टिकुलर क्लास में। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज एक बार मुझे बताइएगा सर। हाँ रे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Okay. ओके, तो बात चाहे सीएस वाले हो या फिर सीएमए वाले, पढ़ना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सर मैंने क्या सोचा कि लेबर लॉ सबसे पहले समझना चाहिए, ठीक है? और तो लेबर लॉ अगर समझना है, पहले लेबर लॉ क्यों बना है ये सब तो जानना चाहिए ना। डायरेक्टली एक्ट स्टार्ट कर देंगे तो आसमान से टपकोगे और खजूर पे लटकोगे। तो मैंने सोचा कि पहले आपको लेबर लॉ का एक पूरा इतिहास से लेके आज का सिनारियो पूरा बताए, एकदम लेटेस्ट सिनारियो तक क्या सिचुएशंस हैं हमारे कंट्री में, पहले उसके बारे में बात होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी लॉ है जो ब्रिटिश एरा का भी है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है? कुछ एक्ट तो 18 का भी है जो अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, बट उसको बाद में जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, ठीक है? इस तरह का कुछ एक्ट है सर जो पुराने टाइम पे आया था, ठीक है? फिर लेटेस्ट में, एकदम लेटेस्ट में लेबर लॉ में 2020 में काफ़ी सारा कोड आया है सर। तो लेबर लॉ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत डिटेल्स मॉडिफिकेशंस लाया है हाल फिलहाल में, ठीक है? तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने क्या मॉडिफिकेशंस लाया। वो सब धीरे धीरे आपसे मैं इसी क्लास में बात करूंगा, एक ए टू जेड डिस्कशन होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ए टू जेड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पे डिस्कशन होगा। सो प्लीज आप लोग जैसे पेशेंस रखते हैं, पेशेंस के साथ रहिए, आपको एक एक करके मैं सारा बात बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें मेन मेन एक्ट जो है, जो आपको मैं तब से बोले जा रहा हूँ, वो तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था ना अभी कि लेटेस्ट में बहुत सारा लेबर लॉ में एकदम हाल फिलहाल में चेंजेस आया है। जैसे अगर आप नज़र डालोगे, एक सेकंड सर, किसी का थोड़ा ज्वाइनिंग इशू है। एक सेकंड। हाँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि ये रिसेंटली कुछ बिल आया गया, जैसे प्रोपोज्ड बिल सजेस्ट कंसोलिडेटेड 13 लेबर लॉज, ठीक है? 13 टाइप ऑफ लेबर लॉज को मतलब ईज आउट करने के लिए उसको कंसोलिडेट किया गया, और उसको राज्यसभा ने सितंबर 2020 में कुछ बिल पास किया। उसमें 29 लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया गया 4 लेबर कोड के अंदर। इसमें से फेमस कुछ और रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड मतलब बेसिकली लॉ ही होता है, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड वेज कोड, इस तरह का कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है। ये सब भी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ इस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ के अंदर, ठीक है? तो ठीक है सर, अभी चर्चा तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, पहले आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये लेबर लॉ, इसका ज़रूरत क्या है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बात करूँगा कि इंडियन लेबर लॉ के साथ, जैसे हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्रीज चलते हैं, ठीक है, स्पेशली जो फैक्ट्रीज चलते हैं, फैक्ट्री में लेबर काम करते हैं सर, ठीक है? तो लेबर सही तरह से फैक्ट्री में काम कर पाए, उनको अपना हक मिले, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये एक्चुअली एक रिवोल्यूशनरी मुद्दा है। आप लोग जानते हो कि 1 मई, जिसको लेबर डे के हिसाब से या मई दिवस या फिर मई डे बोला जाता है, आप लोग जानते हो ना सर? ये मार्च चल रहा है, अप्रैल 1 मई को आएगा। हेलो? Yes, sir. है ना? वो क्या था, वो डिमांड क्या था? अमेरिका में हुआ था प्रोटेस्ट, बट স্যার प्रोटेस्ट প্রত্যেকটা লেবারকে 8 ঘন্টা করে মানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম 8 ঘন্টা করে কাজ করার পারমিশন দেওয়া हाँ, হয়েছে। मैक्सिमम 8 घंटा काम करने के मतलब क्लेम के साथ ये हुआ था, बिकॉज उससे पहले ये वर्कर्स को, स्पेशली जो पुराने ज़माने में, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में बहुत ज़्यादा, रोम में बहुत ज़्यादा, हमारे देश में भी जब जब शासन हुआ है, कुछ खराब राजा भी थे, ठीक है, ये हुआ है इस तरह का प्रॉब्लम। इंडियन हिस्ट्री तो काफ़ी पुराना है, बट इंडियन हिस्ट्री में भी, इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी देखा गया है कि लेबर को बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है ना सर? लेबर के साथ बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, मतलब लास्ट हिस्ट्री में हम लोग देखें, ठीक है, उतना डिटेल्स इतिहास में नहीं जाएंगे, बट इतना तो जानना जरूरी है कि ये जो इंडियन लेबर लॉ है उसका करंट कंडीशंस क्या है, और रिसेंट कंडीशंस जो एकदम करंट सिचुएशंस में जो आज लेबर लॉ पहुंचा है, उसके पीछे का एक
ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या है, तो इसी पे बात है सर, और कुछ नहीं। चलो देखते हैं। अभिषेक एंड प्रिया, गुड इवनिंग। हाँ अभिषेक गुड इवनिंग, प्रिया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। देखो, तो ये इंडियन लेबर लॉ, ठीक है, जिसमें कंप्लायंस के पार्ट में बहुत काम होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में इसमें बहुत काम है सर, बहुत काम। मैं तो इतना बोल सकता हूँ आपको कि जो भी फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, इनको लेबर लॉ में बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज बिना लेबर लॉ का लेबर के तरफदारी करने का कोई नहीं होगा। तो इसलिए एक कंट्री अपने लेबर से बना हुआ है ना। कोई भी कंट्री देख लो आप, नॉट जस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया छोड़ के बाकी दुनिया भर के किसी भी कंट्री की तरफ नज़र डालो, आपको दिखाई देगा कि मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये देखो, ये इंटरनेशनल एक कंपैरिजन चार्ट भी मैंने यहाँ पर रेडी किया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया भर में लेबर का हालत इंडिया में कैसा है। चाइना जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एक कंट्री है, ठीक है, और बहुत ग्रोथ है उसमें। यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया का भी सबसे जाने माने वाला रिच कंट्री है, उनके वहाँ पर लेबर का क्या स्थिति है, ठीक है। तो उसके साथ भारत का करंट स्थिति कैसा है, ठीक है, बिकॉज बहुत दिन कॉलोनी रहा भारत, उसके बाद भारत का बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है, फिर भी भारत अपने आप को वापस बना रहा है। तो देखने लायक है कि भारत किस तरह से इंटरनेशनल सिनारियो के साथ, डेवलप इकोनॉमी के साथ किस तरह से कॉम्पिटिशन्स में है, क्या सिचुएशंस है। वर्ल्ड बैंक का कुछ रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंडियन लेबर का कंडीशंस, ठीक है। तो इस सब चीज समझने के लिए, जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा और क्लास को अच्छे से सुनना होगा, और आपको लेबर लॉ का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा। और चाहे आप सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीएमए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज में आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ क्यों जानना है, और हर एक एक्ट का जो इम्पोर्टेंस ही है। क्योंकि देखो, जब जब इम्पोर्टेंस ही समझ आ जाता है ना, लॉ पढ़ने का मन ऐसे ही कर जाता है। बिना इम्पोर्टेंस का लॉ पढ़ने जाओगे, सिर्फ थ्योरी और सेक्शंस का बना हुआ एक ऐसा लगेगा कि कोई पिंड है, उसको लेके क्या करे, खाए या सर पे लगाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट समझ जाते हो ना, आपका खुद का इंटरेस्ट बन जाता है, आप खुद पढ़ना चालू करते हो कि भाई ये है रीजन, तब जाके ये लॉ में इतना फोकस किया गया है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर आप सीएस के केस में देख सकते हो, कॉम्प्लायंस भी बहुत फोकस किया गया, बिकॉज एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये एक बहुत बड़ा काम है सर। एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इवन नॉट जस्ट कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सीएमए भी बहुत करते हैं, सीएमए को भी बहुत रोल मिलता है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री या फैक्ट्री लेवल में सीएमए का एक बहुत ही अलग जगह है ना सर, ये बात तो आप लोग जानते हो। सो फैक्ट्री लेवल में सीएमए को भी ये सब चीज़ जानना पड़ेगा कि भाई क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, किस तरह से लेबर को काम कराया जा सकता है। इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया, ठीक है, ऑफ जिसको मेंटेन करना, मैनेज करना देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको अच्छे से मैनेज करना, इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ को अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना, उसका प्रॉपर कॉम्प्लायंस होना बहुत ज़रूरी है सर। कॉम्प्लायंस नहीं होगा तो क्या होगा, सब समझ आएगा आपको, ठीक है। अगर प्रॉपर कॉम्प्लायंस नहीं होगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ये लेबर अनरेस्ट ही है कि पूरा एक कंट्री का इकोनॉमी को खत्म कर देता है ना। अगर लेबर खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, है ना। लेबर को खुश भी रखना है, और ऐसा भी नहीं कि सर पे चढ़ा के रखो, ये भी नहीं है। मतलब बेसिकली भाई एक सिंपल बात है, जिसका जितना हक है वो हक दो उसको, ठीक है, किसी का अधिकार ना मारो, ठीक है। मैं रिच हूँ, मेरे लिए तुम्हारा काम चलता है, इस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज वेरी बैड। आप लोग स्पार्टाकस जानते हो सर, रोम में चलता था स्पार्टाकस की कहानी। हाँ, हॉलीवुड मूवी वगैरह भी हुआ है इसमें, बट इतिहास में बहुत ही पुराना बात है। क्या चलता था स्पार्टाकस ये रोम के साथ, क्या होता था बोलो। ये देखो सर, इनको चेन से बांधा जाता था और फिर मार पीट किया जाता था, फिर भी उनसे काम करवाया जाता था। बेसिकली स्लेवरी, है ना, मतलब हार्डकोर स्लेवरी। तो लेबर का इतिहास दुनिया भर में बहुत ही खराब रहा है, ठीक है। इसका जितना मैं बात करूंगा उतना ही पीछे जाना पड़ेगा। तो कुछ बहुत खराब खराब राजा थे सर दुनिया भर में, ठीक है, जिसका नाम लेके अभी क्लास को उल्टा इतिहास में नहीं लेके जाना चाहता, बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं ये सब बात कर रहा हूँ कि लेबर लॉ कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, ठीक है। तो किस तरह से ये स्पार्टाकस का कहानी, ठीक है, रेबल स्लेव आर्मी, ये लोग बाद में लड़ाई लड़ा था स्पार्टाकस ने,
ठीक है, रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। सर बहुत ही अलग कहानी है सर, जितना जानोगे उतना कम पड़ जाए। ठीक है, तो भारत में भी इस तरह का हुआ है, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में सिपाही विद्रोह के नाम से या महाविद्रोह के नाम से है। ठीक है, सब अलग अलग देशों में अलग अलग कहानी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं बट जानेंगे सर। ठीक है, तो इंडियन लेबर लॉ रेफर्स टू लॉ रेगुलेटिंग लेबर इन इंडिया, सिंपल बात है। ठीक है, भारत में ये जो लेबर लॉ है ये भारत का लेबर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो लेबर को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, सिंपल बात है। कंट्रोल मतलब क्या, रेगुलेट करना। ठीक है, तो सर ये इंडियन लेबर को रेगुलेट करना इतना जरूरी है सर, भारत का क्यों, किसी भी देश का लेबर को कंट्रोल करना रेगुलेट करना जरूरी है। और अगर इंडिया का बात करें, इन इंडिया का एक 2021 का डेटा आपको दिखाता हूं। इन 2021 द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज 501 मिलियन। आप लोग समझ रहे हो सर, 138 करोड़ का ऑफिशियल पॉपुलेशन है हमारा, उसमें से 501 मिलियन का हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है। मतलब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारा और भी है, बट जो रजिस्टर्ड है वो डेटा मिल रहा है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 500 मिलियन में कितना हो सकता है आप काउंट कर लो। ठीक है, इतना लोग एम्प्लॉयड है, जो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। एंड देयर वाज 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में जितना वर्कफोर्स रजिस्टर्ड है उसमें से 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एंड 93.4% विदाउट ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। 93% के आसपास इतने लोग हैं सर एम्प्लॉयमेंट में जिनका कोई ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप नहीं है, मतलब हार्डली 7% लोगों का ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप है। एंड द एवरेज इनकम $440 का है, ये वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है। ठीक है, $440 का एवरेज इनकम है। एंड द एवरेज वर्किंग वीक जो है, मतलब एक पर वीक में कितना घंटा काम करते हैं अगर देखा जाए तो दैट इज 40 आवर्स। मतलब अगर वीक में 6 वर्किंग डेज होता है तो 6 वर्किंग डे में अगर 7 घंटा करके भी काम करते हैं तो 42 आवर होता है, यहाँ पर ये 40 घंटा, ये एवरेज वर्किंग आवर्स है। ठीक है, ये इंडिया का बात कर रहे हैं सर। ठीक है, बाकी बाद में कंपेयर करते हैं ना चाइना के साथ, यूएस के साथ, वो लोग कितना आगे हैं हम कितना पीछे हैं, ये भी समझ में आएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है सर कि इंडियन इकोनॉमी चाइना से अमेरिका से पीछे चल रहा है। हाँ ऑब्वियसली उसका पीछे चलने का रीजन भी है, ऐसा नहीं कि पीछे है तो क्यों क्यों, हर चीज का रीजन है कि भाई पीछे क्यों है, क्योंकि हमारा लेबर अभी भी उस लेवल का नहीं पहुंचा है, हमारा देश अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब हम लोगों के देश में इंडस्ट्री बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेगा तो लेबर भी बनेगा, और स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर सब बनेगा। लेकिन इन लेबर को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉ भी होना चाहिए, और जो लॉ है आज से नहीं काफी दिनों से है। ठीक है, लेकिन दुनिया भर में काफी डेवलप हुआ है, क्या भारत भी डेवलप किया है, ये जानना है सर। यही सब चीज आपको इंडस्ट्रियल लॉ हेल्प करता है। तो ट्रेडिशनली इंडियन गवर्नमेंट एट द फेडरल एंड स्टेट लेवल, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, हैव शाउट टू एंश्योर ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स। यस, ये बात तो सर मानूंगा। भारत में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों चीज में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का लॉ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ हो, दोनों कैटेगरी में देखा जाता है कि लेबर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चिंतित होता है। बट इन प्रैक्टिस दिस डिफर्स ड्यू टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बिकॉज लेबर इज ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बेसिकली स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिला के चल करते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। ठीक है, एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रिक्वायर्स कंपनीज टू पे द मिनिमम, ये एक्ट आप लोगों को मैं डिटेल्स में बाद में पढ़ाऊंगा सर। ठीक है, ये सब डिटेल्स, ये सब एक एक अलग अलग एक्ट आप लोगों के कोर्स के अंदर भी है। ठीक है, जो मैं आपको आगे आगे ये देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, अब जहां भी देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सभी एक्ट का जिक्र होगा। आज के क्लास में मैं ऑलमोस्ट सारा का सारा एक्ट जितना जरूरी है आपके साथ बात करूंगा, फिर बाद में एक एक एक्ट के बारे में ओवरव्यू लूंगा। ठीक है, लेकिन पहले एक कंप्लीट लेबर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर आप ठीक से देखें, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रिक्वायर्स कंपनीज टू पे द मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट अलोंगसाइड लिमिटिंग वर्किंग वीक्स टू 40 आवर्स। वर्किंग वीक्स को 40 घंटा करो और मिनिमम वेज इतना तो जरूर पे करो। ठीक है, 9 आवर्स ए डे इंक्लूडिंग एन आवर ऑफ ब्रेक। 9 घंटा दिन में काम करना है और 1 घंटा ब्रेक भी देना है, ऐसा नहीं कि लगातार 9 घंटा काम कराएंगे। ठीक है,
ओवर टाइम इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। ओवर टाइम नहीं करवाना है। क्यों सर? लोग पैसे के लिए ओवर टाइम करेगा तो रोकने वाले कौन हो आप? ठीक है सर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रोकेगा सर? ओवर टाइम करने से एक्चुअली आपका लाइफ का क्वालिटी खत्म हो जाएगा। पैसा पैसा करने से थोड़ी होता है। जितना जरूरी है उतना कमाना चाहिए। ज्यादा पैसा कमा के थोड़ी ना इंसान ऊपर लेके जाएगा सर। थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक सुनने में लगेगा, बट ज्यादा कमा के थोड़ी कोई लेके जाता है ऊपर। कोई नहीं लेके जाता। बस जरूरत का कमाओ, थोड़ा अर्जेंसी का कमाओ, काफी है। तो आप ओवर टाइम कर सकते हो। जरूरत में लोग ओवर टाइम करते हैं, बट ओवर टाइम में पैसा ज्यादा मिलेगा इस तरह का वादा तो सुनने को भी मिलता है सर, हम लोग देखते हैं सोसाइटी में। बट क्या जरूरी है कि ओवर टाइम करने के लिए एनकरेज किया जाए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 8 घंटा 9 घंटा एक लेबर फैक्ट्री में लगातार काम करे जा रहे हैं तो उसका क्या हालत होगा? फिजिकल मेंटल हालत। हाँ, फिर जितना कमाएगा वो तो हॉस्पिटल में जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रांगली डिस्करेज है सर हमारे कंट्री में, विद द प्रीमियम और ओवर टाइम बीइंग 100% ऑफ द टोटल वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है सर, अगर ओवर टाइम कराओगे तो 100% प्रीमियम है। जितना और उसको पेमेंट मिलता है उसका उस दिन के हिसाब से डबल देना पड़ेगा। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर? थोड़ा सा अभी मैंने स्टार्ट तो अभी किया, बट एक बार फिर भी पूछना चाहता हूँ, समझ आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कैसा Yes, sir. द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब ये तो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है। मतलब देखो सर, कितने बार लेबर के लिए सोचा गया। ये रिसेंट ट्रेंड में, ये ब्रिटिश पीरियड के बाद 47 के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट आया। उससे पहले ब्रिटिश पीरियड में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था जो 1936 में आया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? हेलो, एक आवाज आया, किसी का कोई बात करना था क्या? ओके सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 मैंडेट्स, क्या मैंडेट किया था? द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का जब डिटेल्स बात करेंगे तब आपको फिर से देखने को मिलेगा, बट यहाँ देख लो सर, 1936 क्या बताते हैं कि भाई पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम ऑन लास्ट डे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ आपको दे देना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड एक एक्ट भी है सर, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1960 मैंडेट 15 वर्किंग डेज फुल्ली पेड वैकेशन। 15 वर्किंग डेज फुल्ली पेड वैकेशन लीव्स ईच ईयर, हर साल लेबर को। फैक्ट्री एक्ट में भी बोला है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी बोला है, 15 वर्किंग दिन का फुल पेड मतलब पेमेंट करके वैकेशन देना पड़ेगा हर साल टू ईच एम्प्लॉई विद एन एडिशन 10 फुल्ली पेड सिक डेज। साल में 10 दिन ऐसा होना चाहिए, सिक डेज के हिसाब से भी आपको पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, 10 दिन, ठीक है, तो 15 दिन नॉर्मल आप जॉब में नहीं जाओगे, नॉर्मल छुट्टी, और 10 दिन सिक होने के कारण आपको छुट्टी लीगली मिलना चाहिए। इसके बाद देखो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वगैरह वो अलग बात है, कंपनी का क्या रूल्स है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये रूल है लेबर लॉ में। ये 1948 फैक्ट्रीज एक्ट भी बताता है और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1960 भी बताते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट एक्ट 2017 अमेंडमेंट हुआ है, गिव्स फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ एवरी कंपनी, हर कंपनी में जितना फीमेल एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, द राइट टू टेक 6 months ओथ ऑफ फुल्ली पेड मैटरनिटी लीव। बिल्कुल बनता है ना? सृष्टि का बात है सर, सृष्टि समझते हो ना? ये जो पूरा समाज चलते हैं महिलाओं के कारण, माँ, बिना माँ का क्या होगा? कुछ नहीं बने बचेगा समाज में। ठीक है, समाज खत्म, माँ खत्म तो समाज खत्म, और क्या। समाज में माँ का एक अलग ही रोल प्ले है। तो ये तो फैक्ट्री को भी मानना पड़ेगा, फैक्ट्री थोड़ी ना बाहर से कुछ आया है। आर्टिफिशियली सोच सोच के आजकल हम लोगों का सोच ही खराब हो गया। बट ये मेटर्निटी लीव तो बनता है 6 months फुल्ली पेड। इसका भी एक रूल है कि कितना दिन काम करने के बाद आपको ये लीव मिलता है। नॉर्मली एक 80 दिन का होना चाहिए, जॉब में घुसने के बाद एक टाइम पीरियड है। ठीक है, मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। It also provides for 6 weeks worth of paid leaves in case of miscarriage। ये भी एक प्रॉब्लम होता है ना सर, मिसकैरेज हो जाता है ना? क्योंकि कुछ काफ़ी प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं महिलाओं में, ठीक है। तो
मिसकैरेज अगर हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये सब हार्डकोर ट्रूथ है, आप लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। मतलब आजकल क्या है ना, हमारे सोसाइटीज़ में ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा टैबू करके रखा जाता है, स्पेशली लड़कों के सामने ज़्यादा बात होता नहीं है। हाँ, होना चाहिए, सब बात खुल के होना चाहिए, क्या छुपाना है, सब तो इंसान के लिए ही है, ठीक है, सब ह्यूमन भी है, सब बात खुल के होना चाहिए। और आप लोग इतना मैच्योर तो हुए हो कि ये सब चीज़ें किस तरह से सोसाइटी में होते हैं और रेगुलर डे टू डे लाइफ का पार्ट है, इसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। मिसकैरेज हो जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, एक्स्ट्रा 6 हफ्ता का पेड लीव मिलना चाहिए फीमेल एम्प्लॉइज को। ऑब्वियसली आजकल तो किसी किसी कंपनी में पैटर्निटी लीव भी चालू हुआ है ना सर, प्राइवेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादातर केस में। हाँ, ये रिसेंटली बहुत ट्रोल हुआ अपना ट्विटर का सीईओ, ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल ना, उसने पैटर्निटी लीव लिया, जस्ट जॉब ज्वाइन करके 3 मंथ्स भी नहीं हुआ, पैटर्निटी लीव लिया, तो कोई कोई ट्रोल कर रहा था उनको। लेकिन लेना तो चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। खबर है आप लोगों के पास? हाँ सर, नहीं है, ओके कोई बात नहीं सर, ये सब हाँ सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, और भी देखो, ये सब मैं आपको क्या बता रहा हूँ बोलो तो, ये सभी लॉ का कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो हर एक लॉ के अंदर, हर एक लॉ का जितना सारा चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स के अंदर ये सब बातें बोला हुआ है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, मिनिमम वेजेस के अंदर, पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर, इक्वल रेम्यूनरेशन के अंदर, सभी लॉ का अपना अपना कुछ स्पेशल बातें हैं। मैं यहाँ पर आपको सारा का सारा लॉ का एक समरी या फिर एक ओवरव्यू मैं आपको आज लेबर लॉ के अंदर कोशिश कर रहा हूँ बताने का, ठीक है। इसमें आपको ये भी हो जाएगा कि इस लॉ के अंदर लेबर लॉ पढ़ने का या इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ने का रीजन भी समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर 6 weeks worth of paid leaves in miscarriage, medical termination, pregnancy, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लेबर के लिए ही बना गया है सर। एक प्रोविडेंट फंड जो नॉर्मली एम्प्लॉय का ही पैसा प्रोविडेंट फंड में दिया जाता है, आप लोग सैलरी चैप्टर में पढ़े हो ना सर, हाँ, गुल्लक बना के सिखाते थे आप लोगों को, हाँ, सैलरी, इनकम अंडर दी हेड सैलरी के अंदर एक प्रोविडेंट फंड बनाया जाता था, फिर उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, फिर दोनों कंट्रीब्यूशन को मैच करके लास्ट में जाके कितना टैक्सेबिलिटीज होता है उसमें अभी नहीं पढ़ते, बट वो एम्प्लॉय को ही रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायरमेंट के पहले भी कोई उठा सकता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो पीएफ तोड़ के ज़रूरत में लोग पैसा लेते हैं, तो ये सब एम्प्लॉय के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो एक हो गया प्रोविडेंट फंड का बात, जिसमें एम्प्लॉय का फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जा रहा है ना सर, एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जा रहा है। दूसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस मतलब एम्प्लॉय को, जैसे कि हमारे यहाँ पर आसपास में एक हॉस्पिटल दिखता है सर, मानिक तला ईएसआई, आई होप आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग, जो लोग स्पेशली कोलकाता से हो, और अगर ना भी हो कोलकाता से, आई होप आप लोग वीआईपी रोड, काकुड़गाची वीआईपी रोड पे देखे होंगे मानिक तला ईएसआई, और भी जगह में होंगे, बट ये मतलब आसपास में है सर, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मानिक तला ईएसआई, ठीक है। तो ईएसआई में क्या होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय का, जिनका कंपनी में या फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका इंश्योरेंस एम्प्लॉयर की तरफ से भरा जाता है, कुछ भी उनको अगर काम करते करते प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो हॉस्पिटल से ही उनको सारा का सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा ही होता है ना रे, आप लोगों को पता होगा, अगर किसी के फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, इवन नॉट जस्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे भी, इंडस्ट्री के लिए सब मैंडेटरी है, मतलब बात सरकार का एकदम नहीं है, सरकार हो प्राइवेट हो, पता है कि नहीं है बोलो। ये देखो मानिक तला ईएसआई हॉस्पिटल, आई होप आप लोग देखे हो, सीआईटी रोड, ठीक है। सो ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बार शो किया, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स है। सो बेसिकली क्या है, ये सब लॉ लॉ में बनाया गया है, हॉस्पिटल ऐसे ही नहीं बन गया ईएसआई हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल बनाने के पीछे कुछ तो वजह होगा, लेबर को देखना है सर, लेबर का हर चीज देखना है, क्योंकि लेबर अगर ठीक नहीं तो इकोनॉमी खत्म, और क्या, स्ट्राइक कर देता है ना लेबर, क्या हालत होता है आपको क्या बताऊं, मैं आगे आगे कुछ ऐसे एग्जांपल आपको दूंगा जो रियल में केस लॉस बेसिकली, कि लेबर स्ट्राइक होने के बाद बहुत बार लेबर लॉ के ऊपर अमेंडमेंट आया गया है, लाया गया है सर। आगे देखें सर,
Statutory Act provide workers with necessary social security for retirement benefits, medical and unemployment benefits, ठीक है, respectively. Workers entitled to be covered under employee state insurance, those making less than ₹21,000 per month. हर लेबर के लिए नहीं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस उन्हीं का होता है जिनका मंथली इनकम 21,000 या उससे कम है, ठीक है. 21,000 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. 21,000 पर मंथ के नीचे होने से ही उनको ESI मिलता है. Are also entitled 90 days oath of paid medical leaves. कितना दिन सर? 90 दिन का पेड मेडिकल लीव भी दिया जाता है. Contract of employment can always provide for more rights than statutory minimum set rights. The Indian Parliament passed 4 labor codes in 2019, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था. इंडियन पार्लियामेंट रिसेंट ट्रेंड में 4 लेबर कोड बनाया 2019 में एंड 2020 सेशंस में, 2019-20 सेशंस में. These 4 codes will consolidate 44 existing लेबर लॉस. ये लेबर लॉ का लेटेस्ट अमेंडमेंट है सर, ठीक है. 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को कॉन्सोलिडेट किया गया 4 कोड के अंदर. उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है. आप चाहो तो laborcode.org में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है. मैं आगे जरूरत जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा. द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसका भी सेम टू सेम laborcode.org में जाके चेक कर सकते हो. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक है. इस तरह का द कोड ऑन वेजेस 2020. तो इस तरह से 4 कोड के अंदर 44 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को, ठीक है, इधर उधर करके ऑलमोस्ट 44, जिसमें आप CS का अगर आप देखोगे CMA के अंदर मेन कुछ एरिया में फोकस किया गया है, ठीक है. फैक्ट्री, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ बोनस, ये CMA के अंदर फोकस किया गया. मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936, पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट 2013. CS के अंदर अगर आप देखोगे कितना सारा आप यहाँ पर देख सकते हो. जो मैं वहां पर बोला वो तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि चाइल्ड एंड, मतलब 2-4 एक्स्ट्रा, चाइल्ड एंड मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, ठीक है, यूनियन एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर एक्ट 1986, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है सर. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है, ठीक है. इसके ऊपर भी एक्ट बनाया गया है सर, ठीक है. सो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्ट नहीं रहेगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम होने से उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और सोशल प्रॉब्लम तो रहेगा, तो सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने का लॉ भी होना चाहिए, ठीक है. तो ये कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट है आया है सर लेबर लॉ में, जिसका भी एक आपको मैंने अभी इंट्रो बताया, ठीक है. आगे आगे जैसे जरूरत होगा मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा. अच्छा, फिर तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ इतिहास में चलते हैं सर 2 मिनट के लिए. इतिहास क्या, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. इंडियन लेबर लॉ इज क्लोजली कनेक्टेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है, एंड द कंपनीज ऑफ कैंपेन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस लीडिंग अप टू इंडिपेंडेंस. While India was under colonial rule, we all know this, ठीक है, ब्रिटिश राज, लेबर राइट्स, ट्रेड यूनियंस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस were all regulated by the Indian Slavery Act 1843, Society Registration Act 1860, Cooperative Society Act 1912, Indian Trade Unions Act 1926, Trade Disputes Act 1929. इस तरह का बहुत सारा लॉ ब्रिटिश एरा में चलता था सर, ठीक है. ये आपको पता होगा सर, ये आप लोगों को पता है, ये जालियनवाला बाग का कहानी जानते हो आप लोग? किसी को यस पता सर. है? हाँ, क्या हुआ था बोलो तो जालियनवाला बाग में लोगों को दिन दहाड़े तो मारा था. हाँ बोलो. हाँ, गोली करके मार दिया था. हाँ, तो वो गोली करने से पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे. एक्चुअली यही प्रॉब्लम था, फैक्ट्री में काम को लेके प्रोटेस्ट था, ठीक है. और वो जनरल डायर जो था, ठीक है, डायर ने बेसिकली बोला था कि उसने ऑर्डर दे दिया था कि कहीं पर भी कोई जमायत नहीं होगा, कोई यूनियन नहीं होगा, ठीक है. लेकिन ये लोग शांति प्रोटेस्ट कर रहा था पंजाब में, जलंधर में, जालियनवाला बाग में, ठीक है. शांति प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था. पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर जाके इतने सारे लोगों को मार दिया. हाँ, कभी आप लोग सोचा किसी ने ये जालियनवाला बाग में क्या किया? बहुत सारा कांड किया ब्रिटिश ने इंडिया में, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये किस तरह का मतलब सोच है. हाँ, एक सिंपल प्रोटेस्ट, मतलब इंसानियत नाम का कोई चीज ही नहीं है.
फिर भी जब कोई ब्रिटिश का चमचागिरी करता है ना, सो कॉल्ड वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, मेरे को इतना मतलब सो कॉल्ड मतलब बेसिकली नहीं, दे आर वेरी गुड समथिंग लाइक दैट, मतलब अरे भाई ठीक है, किसी का भाषा बोलने से उनके जैसा होना पड़ेगा, जरूरी है क्या? ठीक है, बन गया, कल्चर आ गया, इतना दिन वो लोग शासन किए, उनका भाषा बोलने से उनके जैसा होना पड़ेगा? है तो हम लोग इंडियन, हम लोग को ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ, भूलना नहीं चाहिए क्या हुआ है। ये देखो सर, इमेज से भी पता चलेगा, अगर कभी जालियांवाला बाग विजिट करते हो, अभी भी दीवार में गोली का दाग मिलेगा, बहुत ज्यादा पुराना बात है नहीं। ये रावलाट एक्ट लाया था बेसिकली, ठीक है। और इसमें ये फैक्ट्री वगैरह में काम करने को लेके, ठीक है, हेवी टैक्सेशन वगैरह को लेके रावलाट एक्ट था, उस रावलाट एक्ट के अगेंस्ट में ही बेसिकली ये जालियांवाला बाग का, मतलब ये भी एक तरह का स्लेवरी का ही एक कॉन्सेप्ट था। मतलब इवन उस टाइम पे तो भगत सिंह को भी, उससे पहले भगत सिंह का जो पार्टी था उसको भी फिनिश कर दिया गया था। ये इसका बहुत अच्छा आपको पता चलेगा अगर आप लोग जानना चाहते हो, देखना चाहते हो। रिसेंटली एक मूवी हुआ है सर जालियांवाला बाग के ऊपर, तो उधम सिंह पता। उद्धम सिंह, हाँ सर जरूर देखें, मस्ट वॉच मूवी है सर, जरूर देखें। समझ में आएगा आपको कि देश कैसे बना है। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश का मन हुआ और वो चला गया, नहीं नहीं, और क्या करके गया है जानना चाहिए। हाँ, कभी कभी तो बंगाली में से, मैं खुद बंगाली हूँ, बहुत सारा बंगाली से मैं मेरा बात होता है बचपन से। ব্রিটিশরা কি করেছে জানিস? কি করেছে না, हावड़ा ब्रिज বানিয়েছে। अरे भाई हावड़ा ब्रिज लेके क्या करोगे? ब्रिज हम भी बना लेते, क्या प्रॉब्लम क्या है ब्रिज बनाने में? हाँ ठीक है, ब्रिटिश का इंजीनियरिंग थोड़ा अच्छा है, अच्छा ब्रिज बनाया, हम लोग थोड़ा टूटा फूटा बनाते, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक ब्रिज और इतना सारा लोगों का बेरहमी से मारना क्या मतलब है? ब्रिटिश हावड़ा ब्रिज बनी से, हावड़ा ब्रिज को लेके लटक जाना चाहिए सबको। हाँ, हम लोग का अपना वो काठ का भी ब्रिज होता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हम लोग पिछड़ा हुआ है चलो मान लेते, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आगे कुछ भी करोगे। ये कब सुधरेगा? ठीक है, मतलब लोगों के मन में ये सब बात अभी तक नहीं गया है ना। ब्रिटिश रेल लाइन बनाया, अरे भाई हमारे उसके लिए, खुद के लिए बनाया रेल लाइन, हमारे लिए नहीं बनाया था। वो खुद अपना सामान लेके यूरोप में बिजनेस कर पाए, सेंट्रल एशिया में बिजनेस कर पाए, उस अपने लिए बनाया था रेल लाइन, हमारे लिए थोड़ी बना के गया था वो रेल लाइन। क्या बात बोलूं सर, लोगों का सोच ऐसे, लोगों का कोई गलती नहीं है, सोच को दबाया गया है सर। ठीक है, आगे देखो, ये इतिहास जब भी आता है मेरे दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। तो इंडियन स्लेवरी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये सब पुराना लॉ के थ्रू से ब्रिटिश लोग हमारे देश में लेबर कॉन्सेप्ट को चलाता था। वर्कर्स हु शाउट बेटर कंडीशन, जो बेटर कंडीशंस के लिए चिल्लाते थे, आवाज उठाते थे। ट्रेड यूनियंस हु campaigned through strike action were frequently and violently suppressed, yes, जो भी आवाज उठाते थे, भगत सिंह और उद्धम सिंह का वही बात है, वो एक्चुअली आवाज उठा रहा था, भगत सिंह का पार्टी को खत्म कर दिया गया कराची में और लाहौर में, पूरा पंजाब रीजन, आज का कराची लाहौर, एक्चुअली कराची लाहौर तो, लाहौर इज अ पंजाब रीजन जो आज का पाकिस्तान है, कराची इज अ सिंध रीजन जो आज गुजरात का साइड में आता है, ठीक है, बलोचिस्तान एरिया है। तो उस एरिया में भगत सिंह का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आवाज को दबा दिया गया। तो after independence was won in 1947, the Constitution of India of 1950 embedded a series of fundamental labor rights। आप लोगों को जानना चाहिए सर कि ये इंडिपेंडेंस के साथ लेबर लॉ का कितना बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन, ठीक है, भारत के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग अमेरिकन हिस्ट्री बहुत सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है, अमेरिकन हिस्ट्री अपने जगह में है, सबका हिस्ट्री अपने अपने लिए बहुत प्राउड का होता है, ठीक है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना चाहते, दुनिया भर का हिस्ट्री जान के हम लोग प्राउड फील करते हैं। किसी को पूछो अलेक्जेंडर के बारे में कितना सारा बात कर लेगा, किसी को पूछो नेपोलियन के बारे में हजारों बात कर लेगा। हाँ, रोमन ग्रीक इतिहास आपको सुना के एकदम हॉलीवुड मूवीज की तरह बताएगा। इंडियन हिस्ट्री पूछो किसी को, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, हार्डकोर ट्रुथ कुछ नहीं पता, बस कुछ ऊपरी ऊपरी जो भी उनको बताया गया। अब किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है, जैसे सिखाया गया है। मतलब ओरिजिनलिटी नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा? डोंट नो सर, आगे देखते हैं। तो Constitution of India of 1950 embedded a series of fundamental labor rights in the constitutions, particularly the right to join and take action in trade union, the principle of equality at work, काम की जगह में सबको इक्वलिटी मिले,
and aspiration of creating a living wage with decent working conditions. लिविंग वेज मतलब ऐसा कमाई दो ताकि जिंदा रह पाए, मतलब जिंदा नहीं सॉरी, एक क्वालिटी लाइफ, ठीक है। लिविंग वेज का मतलब है एक क्वालिटी लाइफ लीड करने की तरह वेज पेमेंट हो विथ अ डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, जहां पर एक इंसान काम कर पाए, ठीक है। मतलब सर ब्रिटिश पीरियड में तो हम लोगों से ऐसा ऐसा काम करवाया जाता था जो एक इंसान नहीं कर पाएंगे, मतलब इंसानियत का कोई नाम था ही नहीं सर। बात जितना आप लोगों को समझना चाहिए उतना तो सभी को समझना चाहिए सर। सर कुछ ऐसे फेमस स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पे 1921 में, बकिंगहाम एंड कर्नाटिक मिल्स स्ट्राइक, ठीक है, कर्नाटक के में, ठीक है। बिनी मिल स्ट्राइक, आप चाहो तो डिटेल्स गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक कुछ आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपको सच में जानना है कि लेबर किस तरह से हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड से अपना झंडा लहराना चालू किया था, जिसमें आपको भगत सिंह का नाम इसीलिए मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि भगत सिंह लेबर के लिए, आम आदमी के लिए बहुत काम किया था, स्पेशली पंजाब एंड उस नॉर्थ रीजन में उनका इसीलिए भगत सिंह का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा था। इवन सुभाष चंद्र बोस भी भगत सिंह के लिए कंधा देने गया था जब भगत सिंह का शहीद हुआ था सर, सुभाष बोस भी गया था उनको कंधा देने के लिए। मतलब एक्चुअली बंगाल रीजन में सुभाष बोस और पंजाब रीजन में भगत सिंह, दोनों के लीडरशिप में, पंजाब रीजन मतलब आज का पाकिस्तान इंक्लूड करके सर, ठीक है, दोनों के लीडरशिप में भारत एकदम ब्रिटिश को मार के भगाने का रेडी कर रहा था। ये एक जबरदस्त जवाब होता है सर दुनिया के सामने, और गांधी एडजस्ट कर रहा था। अब कोई बोलेगा सर छोड़ो गांधी का कॉन्सेप्ट, जो भी हो, ये सब स्ट्राइक उसी का नतीजा था। साउथ इंडियन रेलवे स्ट्राइक 1928, मिरट कॉन्स्पिरेसी केस, बहुत सारा केस है, जितना जानोगे फाइल के बाद फाइल मिलेगा आपको। 1974 रेलवे स्ट्राइक इन इंडिया, ये बाद में हुआ है। ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल इन 1982, हड़ताल इन केरला 2012। तो ये से बहुत सारा लेबर स्ट्राइक का इंसिडेंट्स आपको जरूर पता चलेगा सर भारत में, जो जो बहुत फेमस केस हुआ है। इनफेमस, फेमस नहीं बताएंगे, जो भी है। अपने बंगाल में भी लेबर स्ट्राइक कुछ कम नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि बंगाल का पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया, इतना लेबर स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रॉपर वे में कुछ नहीं कर पाया, मतलब मैं बंगाल गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि देखो सर जो स्टेट लॉज है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाया। सीपीएम भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, उससे पहले कांग्रेस था वो भी कुछ नहीं कर पाया, और अभी तो क्या बताऊँ, छोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में कुछ बात करते हैं सर, ठीक है, लेबर लॉ के अंदर बात चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 19 फ्रॉम 1950, आर्टिकल 14, 16, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 23, 24, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास करते हो स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास और भी किसी जगह में अगर पढ़ करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 आर्टिकल 14 से लेके 16, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 23, 24, 38, 41 से लेके 43A डायरेक्टली कंसर्न लेबर राइट्स। अगर कभी भी संविधान उठा के पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर लेबर राइट्स के बारे में ये सब सेक्शन मेनली बात किया, आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 14 स्टेट्स एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ये 14 में बोला है। आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली सेज द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स। स्टेट मतलब यहाँ नॉट जस्ट स्टेट, कंट्री को भी स्टेट के हिसाब से कहा जाता है। स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन, किसी के साथ किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, सबको इक्वली नजर से देखना चाहिए। कौन किस घराना से आता है, ठीक है, कौन राय बहादुर था, कौन राज बहादुर था, कौन नवाब था, कौन निजाम था, ठीक है फर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई बैकवर्ड क्लास से हो, कुछ भी, ठीक है। ये कास्ट क्रिटिसिज्म का भी एक प्रॉब्लम देखा गया है हमारे समाज में, ये एक्चुअली जबरदस्ती क्रिटिसिज्म को सौंपा गया है। क्रिटिसिज्म कुछ नहीं था, सब अपने अपने काम के हिसाब से, हमारे पुराने के ज़माने में क्या सिस्टम था, सबको अपने काम के हिसाब से उनका टाइटल मिलता था, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ खराब लोग इस सिस्टम को, अपने ही सिस्टम को खराब कर दिया। क्या आज के डेट में, जैसे कल मेरे को शमशान घाट जाना पड़ा था, बर्निंग घाट, ठीक है, वो बोला ना आपको स्टार्टिंग में डेथ हुआ है बिल्डिंग में किसी को, एक्चुअली काफ़ी क्लोज है। तो बर्निंग घाट में जो लोग काम करते हैं, अगर हम लोग इसको डोम बोलते हैं सर, कास्ट के हिसाब से, जो बेसिकली ये बर्निंग घाट का काम उन्हीं को करना पड़ता है। आप मुझे बताओ कि क्या हर कोई ये काम कर पाएगा? किसी को भी अगर किसी को आज बोला जाए भाई तुमको 2 लाख देते हैं मंथली सैलरी, कर लेगा कोई? तो ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है समाज के अंदर कि काम करने के हिसाब से
लोग काम करते हैं कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे को ये काम मिला है, करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो काम कर रहा है उसी काम पे उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। वो काम धीरे धीरे वो बदल सकता है, अपने आप को पढ़ लिख के। आजकल डोम का बेटा भी ऑफिसर बनता है ना, ओबीसी का बेटा राष्ट्रपति बनता है, शेड्यूल कास्ट का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, ऐसा बात नहीं है। तो कास्ट क्रिटिसिज्म का कोई बात कभी था ही नहीं हमारे देश में। ये कुछ लोग भड़का के हमारे समाज सिस्टम को नष्ट करने के लिए ये सब किया गया है। और वर्णाश्रम को लेके बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम हर 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 कंट्री में है, वर्णाश्रम का कोई बात ही नहीं है। ये तो एक सिस्टम है समाज को चलाने का। कभी बात करूंगा इसके बारे में, छोड़ो, ठीक है। लेकिन इसको गलत वे से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, क्योंकि बीच का हिस्ट्री हमारे देश का बहुत खतरनाक है। इसलिए जो हिस्ट्री आप देखे हो और जो हमारा पुराना सिस्टम है, वो दोनों में काफी फर्क है। जो हमें दिखाया जाता है और जो एक्चुअल में पुराना सिस्टम है सर, वेदों का जो सिस्टम है वो काफी अलग है। मतलब इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। किसी को अपने, ये भी चीज लॉ में बोला है, मैं आपको आगे केस लॉ एक बताऊंगा कि इसके ऊपर भी केस बना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जरूरी नहीं है, सेम काम के लिए लोगों को अलग पेमेंट मिलता है। अगर वो रैंक में ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा है, स्किल में ज्यादा है, तो उसको मिलता है। इसका मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो डिस्क्रिमिनेशन का भी ना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, समझाऊंगा सर, आगे आगे रुको। सो आर्टिकल 15, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन। आर्टिकल 16 एक्सटेंड्स द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वल मौका तो दो। अब कोई बोलेगा सर आजकल ये क्या सिस्टम चलता है, कोटा। अरे कोटा मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि SC ST कोटा होता है ना सर, इसको लेके भी काफी वाद विवाद है, काफी कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, एक्चुअली समाज का जो पिछड़ा हुआ थे, जो अभी भी है, हाँ अभी थोड़ा बहुत संतुलन पहले से बेहतर हुआ है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट आई थिंक अगला 20-30 साल बाद ये SC ST सिस्टम उठ जाएगा, कम से कम SC तो हट जाएगा। क्योंकि OBC पैटर्न को तो काफी ज्यादा हटा दिया गया, आजकल OBC का उतना ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, कब पहले से, पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है। शेड्यूल कास्ट धीरे धीरे हट जाएगा सर, क्योंकि सब उठ जाएगा सर, अपने काम पे सब अपना डेवलपमेंट कर लेगा। ट्राइबल रहेगा, ट्राइबल रहेगा, इतना जल्दी ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं होगा, समय लगेगा सर। ट्राइबल्स को समाज के मेन सेक्टर्स में, अब कोई बोलेगा सर इसको लेके भी तो करप्शन होता है, लोग जिनके घर में बहुत पैसा है वो भी SC बन के ST बन के सुविधा लेते हैं। सर ये तो करप्शन है, करप्शन अलग बात, सिस्टम अलग बात। कोई सिस्टम को करप्ट करेगा, जैसे हम ही लोगों के लिए रूल बनाया जाता है और हम ही लोग उसको, जैसे मानो लिखा होता है डोंट स्पीड हियर, ठीक है, तो रास्ता साफ रहता, लेकिन हम ही लोग जाके क्या करते हैं, स्पीड तो छोड़ो, सारा का सारा काम कर लेते हैं जो करना नहीं चाहिए। तो रूल तो हमारे लिए अच्छे के लिए बनाया जाता है, बट उस रूल को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो रूल तो खराब बनेगा। फिर हम लोग बोलेंगे ये कोटा सिस्टम खराब है। अरे नहीं, कोटा सिस्टम इसलिए नहीं बनाया था कि किसी एक मतलब किसी को ज्यादा सुविधा देना है, नहीं, एक्चुअली जिनको पहले कभी सुविधा नहीं मिला उनके पास वो सुविधा पहुंचे, इसलिए। कभी आप लोग अगर भारत को जानोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि क्यों पिछड़ा हुआ जो जाति है, जो पिछड़ा हुआ है, उनको क्यों सामने आने के लिए स्पेशल सुविधा दिया गया, ठीक है। मतलब प्रॉपर कंडीशंस नहीं, प्रॉपर सिस्टम नहीं, फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसीलिए अभी भी सिस्टम है, अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बच्चा अगर 60% भी लाता है तो जॉब में उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, एज ए जनरल कास्ट मेरे को भी दर्द होता है कि एक जनरल स्टूडेंट जो 80% लेके आ रहा है, इसको लेके बात होता है। मैं इसके फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर किसी भी तरह का डिबेट नहीं करना है। जस्ट मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए जिनके पास कभी कुछ नहीं था, अगर उस हालत में भी कोई बंदा 60% लाता है तो उनको कुछ तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना सरकार को। तो बस यही बात है। अब हाँ, इसको लेके गवर्नमेंट का ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सच में कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में है, सच में कौन काफी पिछड़ा हुआ है, इसका प्रॉपर ऑडिट सिस्टम नहीं है। वो होने से आई थिंक सरकार के लिए ये सिस्टम और बेहतर होता, ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए सर। जैसे मैं अभी भी मानता हूँ कि ये मेरा पर्सनल मानना ही नहीं है, सिटी और गाँव में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है सर। हमारे देश में विलेज और सिटी में अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। एक सिटी के बच्चे के लोगों को सिटी और टाउन्स में जो सुविधाएं मिलते हैं वो गांव के बच्चे लोगों को नहीं मिलता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव के बच्चे लोगों में टैलेंट का कमती है, कुछ नहीं कमती है सर, कुछ कमती नहीं है टैलेंट का, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता उन्हें। अब इसके लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना, मतलब कास्ट छोड़ो, मैं सिंपल शहर और गांव का ही बात कर रहा हूँ। कम से कम दो चीजों में मेरा पर्सनल मानना है, अब एजुकेशन में और हेल्थ में। क्या सर इसमें क्या बुराई है सर, ये दोनों चीज में क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, कम से कम ये दोनों चीज में तो इक्वलिटी होना चाहिए, शहर और गांव में ये दोनों चीज में इक्वलिटी होना चाहिए कि भाई हाँ, एक बेसिक क्यों, एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज जो एक गांव में भी होना चाहिए, शहर में भी होना चाहिए, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि शहर में मिलता है गांव में नहीं मिलता। और एजुकेशन भी इक्वल एजुकेशन। अगर कोलकाता का बेस्ट स्कूल में, चाहे वो साउथ सिटी हो, चाहे वो साउथ पॉइंट हो, आई डोंट नो कितना सारा प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, जेवियर्स हो, अगर उनको बेस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है तो कोई भी आम स्कूल को भी वही सेम एजुकेशन मिलना चाहिए। कैसे होगा, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कम से कम एजुकेशन में, हेल्थ में तो भेदाभेद ना करें। बाकी चीजों में ठीक है, शहर है, बड़ा जगह है, ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर बिजनेस थोड़ा ज्यादा होगा, कहीं बिजनेस थोड़ा कम होगा, लेकिन कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो सबको। हाँ, ये मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है करेंटली। बाकी आप लोगों का भी अपना अपना रिसर्च है, मेरे से भी ज्यादा जानते हैं आप लोग, मुझे पता है सर। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी गिव्स एवरीवन अ स्पेशल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। यस, कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है, सेक्शन 19 आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, कि आपके पास स्पेसिफिक राइट है, आप एक एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हो। आपको कोई एसोसिएशन या यूनियन बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, पीसफुल। हाँ, पहले ही मारपीट दंगा नहीं, मारपीट दंगा बाद में कर लेना, ठीक है, पीसफुल वे में आप एसोसिएशन यूनियन बना सकते हो, गुड कॉज में। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ऑल ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग तो जानते हो ना सर, भारत में ये प्रॉब्लम है, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, ये सब कंट्री में ना ये ट्रैफिकिंग का बहुत प्रॉब्लम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक देश से दूसरे जगह देश में गायब कर दिया जाता है, गायब मतलब बेसिकली पैसे का लोभ दिया जाता है, और बहुत खतरनाक हालत है, बहुत खतरनाक। दुबई में बेच दिया जाता है, मैं क्या बोलूँ, एक पर्टिकुलर सेक्ट का तो मतलब एक प्रॉब्लम ही है सर, ये दुबई में बेच देते हैं। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं। इवन मैं गांव साइड में भी देखा हूँ, छोटा छोटा बच्ची का शादी करवा देते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र में, अभी भी है। किसके साथ, तो बहुत पैसा वाला कोई है, बदले में वो पापा, उसके पापा को, बच्ची के पापा को, बेटी वो जो 8 10 साल का 12 साल का बच्ची है, उसके पापा को पैसा मिलता है। ये सब ट्रैफिकिंग का पार्ट है, ठीक है। कोई बोलते हैं काम मिलेगा, भेज देते हैं बच्चा को। ये सब प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं कि ये सब प्रॉब्लम चला गया। ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर, ठीक है, किसी को जबरदस्ती काम कराना। फाइल आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स। 14 साल के नीचे आप कहीं पर भी किसी को काम नहीं करवा सकते, ये रूल्स है। लेकिन फिर भी भारत में इतना प्रॉब्लम है अभी भी कि जैसे कि आप चाय के दुकान में, होटल में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में, जैसे मैंने को पता है सर, एक घर पे ट्रांसपोर्ट में एक बार एक लड़का आया था काम करेगा, पापा उसको बोल रहे नहीं रखेंगे, वो बोल रहे रख लो बाबू रख लो, घर पे कुछ खाना दाना पानी नहीं है। फिर बोलता था, फिर मैं उसको बोला एक काम कर, तू गाड़ी में रहे, ठीक है, हेल्पर ही करने के लिए आया था सर, एक्चुअली हम लोग का ट्रांसपोर्ट का काम है ना फैमिली में। तो मैं पापा को बोला इसको लोकल प्राइमरी स्कूल में डाल दो, बोला ये तो थोड़ा बहुत पढ़ा है हिंदी में, यहाँ पर तो बंगाली है। मैं बोले कोई बात नहीं, फिर से 1 से डाल दो, कम से कम जब भी ये घर पे रहेगा वो स्कूल जाएगा, हफ्ते में 2 दिन, बाकी 4 5 दिन गाड़ी के साथ रहेगा, क्योंकि उनको तो उसी के साथ रहना है, क्योंकि पेमेंट भी लेगा वो कुछ ना कुछ, तो गाड़ी में हेल्प करेगा, साथ में पढ़ाई भी करेगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो जबरदस्ती नहीं करवाना है काम, नहीं तो घर में माँ भाई लोग हैं, उनको 5 7 भाई है, बिहार से आया था। तो ऐसा और बहुत प्रॉब्लम है। मैंने जो प्रॉब्लम देखा, ये मेरे को कभी कभी लगता है बहुत छोटा प्रॉब्लम है, इससे भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे देश में। ऐसा नहीं कि किसी को स्कूल में डालने से ही काम बन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, और भी बहुत मुश्किल है। तो जो भी हो, फिर भी चाइल्ड लेबर 14 साल की उम्र तक तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आपका बेसिक एजुकेशन तो आपका माँ बाप भी नहीं छीन सकता। हाँ सर, माँ बाप भी नहीं छीन सकता आपका बेसिक एजुकेशन, आपको स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता,
किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसका पेरेंट्स तक नहीं रोक सकता। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। तो लेबर 14 साल के नीचे नहीं बनेगा, ये रूल्स भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 years old in a factory, mine और any other hazardous employment, है ना, ये सब जगह में नहीं बनेगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 38, 39 and 41, 43A, however, like all rights listed in part 4 of constitutions are not enforceable by courts, rather than creating an aspirational duty of the state to apply these principles in making laws. The original justification for leaving such principles unenforceable by the court was that democratically accountable institutions ought to be left with discretions given the demands they could create on the state of funding from general taxation. Although such views have since become controversial, Article 31 subsection 1 says that in general the state should strive to promote the welfare of the people. सिंपल बात है, ये स्टेट को भी देखना है। गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बोल देता है, बट जस्टिफिकेशन करने का काम स्टेट का है, ठीक है। strive to promote the welfare of the people with a social order in which justice मिलेगा सबको, social, economic and political justice मिलेगा, ठीक है। सामाजिक justice, political justice, ये सबको क्या करना है, सबको देना है। shall inform all the institutions of national life in article 38 subsection 2. It goes on to say the state should minimize the inequalities in income. हर स्टेट का ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो इनकम इनइक्वालिटीज को दूर करे। ये हमारे देश में प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकम में इनइक्वालिटीज भयंकर है। ये दूर होना बहुत चाहिए सर, ये दूर होना चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है? आप लोगों को क्या लगता है, बताइए मुझे। हाँ सर, सर एक इनइक्वालिटी से आज मैं एक चीज देख रहा था, कहीं पर मुझे मिला था एक कड़वा सच। आप लोग सुन रहे हैं सर? हेलो, इनइक्वालिटीज के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बढ़ रहा था, तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मोबाइल में है। तो वहां पर एक बहुत गजब बात बोला इनइक्वालिटीज पे, आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी चिंता में पड़ जाओगे। लेबर लॉ का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो कड़वा सच क्या है, आप लोगों को भी शायद मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह में। बोलते हैं कि सिगरेट के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी सिगरेट बनाने वाले अरबपति हैं। शराब के बगैर हम लोग जी सकते हैं, फिर भी शराब बनाने वाला अरबपति है। मोबाइल के बगैर हम लोग जी सकते हैं, फिर भी मोबाइल बनाने वाले अरबपति हैं। कार के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी कार बनाने वाले अरबपति हैं। अन्न के बगैर, अन्न मतलब खाना, अन्न के बगैर हम कदापि नहीं जी सकते, लेकिन अन्न को पैदा करने वाला किसान गरीब है और दरिद्र है। ये एक भयानक सत्य है। हाँ, क्या बोलते हो सर? सही है ना? इनइक्वालिटीज का सबसे अच्छा एग्जांपल। सर इसमें मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, वो तो इकोनॉमी को बैलेंस करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतना सारा चीज जिसका हमें जरूरी नहीं है जीने के लिए, सच में जरूरी नहीं है जीने के लिए। आप बिना मोबाइल का जी सकते हो, बिना आईफोन का जी सकते हो, आप बिना कार का जी सकते हो, बाइक का जी सकते हो, लेकिन जिनके बिना आप जी नहीं सकते। सुबह अगर चावल का दाना ना पड़े, रोटी का दाना ना मिले, शरीर मर्सिडीज बेंच में बैठेगा तक नहीं। बोलेगा भाई मर्सिडीज बेंच भाड़ में जाए, पहले थोड़ा दो रोटी दे दो भाई, रोटी हो चपाटी हो, जो भी खाता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत जरूरी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार मैन्युफैक्चरर के जैसा, टाटा मोटर्स जैसा पैसा एक फार्मर्स के पास हो, ये ऑब्वियसली बात नहीं है। टाटा मोटर्स पैसा कमाते हैं तो लोगों पे बांटते भी है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, दैट इज फुल्ली डिफरेंट पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये है कि कम से कम एक किसान अपना किसानी करके, खेती करके उनको अपना हक का मिले, उनको अपना हक का मिले, ये जरूरी है सर। ये हर स्टेट को देखना चाहिए, हर कंट्री को देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस दिन सॉल्व हो जाएगा जिस दिन, ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं मेरे फैमिली में है कनेक्टेड में, रिलेशंस में, बुआ के घर में, पुपा के घर में जो लोग फार्मर्स है, हाँ दे आर नॉट गरीब फार्मर्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गरीब नहीं है, बट इतना मैं जानता हूँ मिडिल क्लास फार्मर्स है, बट इतना जानता हूँ कि उनका बच्चा फार्मिंग करे या खेती करे, वो ये नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारा और भी लोग हैं जो गरीब फार्मर्स है, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका बेटा फार्मिंग करे।
तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार को कुछ तो स्टेप्स लेना होगा कि कम से कम फार्मर्स का बेटा बोले कि मैं फार्मर बनूंगा, मतलब प्राउड टू बी ए फार्मर। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होने के लिए एक प्रॉब्लम दूर होना चाहिए सर। ये जो इनकम में इनइक्वलिटीज है इसको कम करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे देश में इक्वलिटीज को इक्वलिटी करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत ही हाई पॉपुलेशन एरिया है, कंट्री है। वी आर नॉट रशिया। रशिया में इतने बड़े देश में 5 करोड़ 10 करोड़ लोग 14 करोड़ लोग रहते हैं। इतना बड़ा, मतलब भारत से भी 5 गुना बड़ा है और सिर्फ 14 करोड़ लोग रहते हैं। तो रशिया इनइक्वलिटीज का बात करता है, उनके मुंह में शोभा देता है। भारत के लिए सच में मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को इक्वल लेवल में मैनेज करना और इनइक्वालिटीज हटाने का बात करना, कहना एक और रियल में करना आसमान जमीन फर्क है। क्या लगता है आप लोगों को? बोलो सर, बोलो। कुछ बोलोगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, ओके सर, ठीक है। चलो, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, लेकिन भावुक का बात नहीं है। ये सेक्शन आर्टिकल 38 सबसेक्शन 2 हर एक स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि कोशिश करे कि इनइक्वालिटीज कम हो। अब जो स्टेट इसमें अच्छा किया है वो स्टेट को फुल क्रेडिट गोज टू। क्या बोलते हो? जो भी स्टेट ऐसा कर रहा है या आगे करेगा, जैसे मेरा पर्सनल मानना है आज के डेट में अगर कोई स्टेट सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल खराब नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत खराब कर रहा है, दीदी के लीडरशिप में खराब नहीं कर रहा है, लेकिन टॉप क्लास कर रहा है सर उत्तर प्रदेश। सीरियसली, ये इनइक्वालिटीज को कम करने का अगर काम कोई स्टेट आज के डेट में, और बहुत प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश का, 22-24 करोड़ का पॉपुलेशन है, मुश्किल है, बहुत बड़ा स्टेट है। उस हिसाब से बंगाल में भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट सीरियसली काफी चैलेंजिंग है उनके लिए। एंड बेस्ड ऑन ऑल अदर स्टैट्यूट्स, आर्टिकल 41 क्रिएट्स ए राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 आपको काम करने का अधिकार देता है, which the National Rural Employment Guarantee Act 2005 attempts to put into practice. Article 42 requires the state to make provisions for securing just and human conditions of work for maternity relief. Article 43 says workers should have the right to a living wage and condition of work ensuring a decent standard of life. Article 43A, inserted by the 42nd Amendment of the Constitution in India 1976, creates a constitutional right to conduct code terminations. कोड टर्मिनेशंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं सर। कोड टर्मिनेशंस का मतलब होता है, जैसे मानो एक एम्प्लॉय का भी हक है कि फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा, कौन चलाएगा मैनेजमेंट को, उन पे वोट देने का। मतलब वो लेबर है या लोअर लेवल डिवीजन में, लोअर डिवीजन में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई अधिकार नहीं है। कौन फैक्ट्री चलाएगा नहीं चलाएगा, बेसिकली मतलब मोशन के अगेंस्ट में फेवर में बात करने का अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कोड डिटर्मिनेशंस बाय रिक्वेस्टिंग द स्टेट, एक सेकेंड, by requesting the state to legislate to secure the participation of workers in the management of undertakings. मतलब मैनेजमेंट अंडरटेकिंग में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, इसको कहते हैं को डिटर्मिनेशन। हाँ सर, को डिटर्मिनेशन या फिर कोऑपरेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है, को डिटर्मिनेशन या कोऑपरेशंस भी बोल सकते हो, मतलब वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में। क्या बोलते हो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, चौथा रोशनी, ज्योति, सभी को पूछ रहा हूँ, अभिषेक, नेहे, संपद, इनकी समझ आ रहा है ना शुभश्री? ओके यस सर। सर आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन। इंडियन लेबर लॉ मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल हु वर्क in organized sectors and people working in unorganized sectors. The laws list the
details to which various labor rights apply. People who do not fall within these sectors, the ordinary law of contract apply. जो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड में है उन पे सारा का सारा लॉ लागू हो जाता है, बाकी केस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होता है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंडिया में बहुत है, आप लोग जानते हो। हाँ सर, इसका एक सबसे बड़ा वर्क फोर्स अगर आपको मैं बोलूँ, आपको क्या बताऊँ, बहुत जो लोग बंगाल से हो में भी पता होगा सियालदा लाइन में एक लोकल चलता है सर, लोकल का ही नाम है झी गाड़ी या झी लोकल के नाम से चलता है। झी मतलब सर जो हाउसमेट होते हैं ना, ऐसा एक लोकल चलता है, आप लोग जानते हो, ये सियालदा सेक्शन में चलता है, कोई तो जानते होंगे, किसी को नहीं पता। नॉर्मली ये बोनगा बारासात साइड से आते हैं एवरी डे, नॉर्मली रात को 3 साढ़े 3 बजे का ट्रेन होता है, 2 अढ़ाई 3 बजे का। वो ट्रेन में सारे के सारे जो कोलकाता में मेड का काम करते हैं, ठीक है, वो लोकल ही चलता है, ऐसे नॉट जस्ट इन कोलकाता, बाकी सिटीज में भी है, बॉम्बे में भी है, ठीक है, लेकिन कोलकाता में उसको हम लोग ऐसे झी लोकल या झी गाड़ी के नाम से जाना जाता है कि उस गाड़ी में सारे के सारे जो हाउसमेड होते हैं वही लोग आते हैं। मतलब इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स है सर, लोकल ट्रेन में सारे के सारे वही, मतलब उन लोगों को ही चढ़ना पड़ता है। सो इसका एक बहुत बड़ा मैटर है सर। ओके, तो उनके केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उनका लिए कोई लॉ नहीं है, लॉ है, उनके लिए भी लॉ है, बट हाँ इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। India's labor laws underwent a major update in the Industrial Dispute Act 1947. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में काफी सारा अपडेट यहाँ पर आया था। Since then, an additional 45 national laws expand on intersect with 1948 Act. ठीक है, मतलब जो फैक्ट्रीज एक्ट है, एंड अनदर 200 स्टेट लॉज, मतलब हर स्टेट का भी अपना अपना लॉ था, मतलब फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री को लेके 200 स्टेट लॉज कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड द कंपनी, अलग अलग स्टेट का। These laws mandate all aspects of employer-employee interactions, such as companies must keep 6 attendance logs, 10 different accounts of overtime wages, and file 5 types of annual returns. ठीक है, the scope of labor laws extends from regulating the height of urinals in workers washroom, ठीक है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक चलता है, urinals in workers washroom, ठीक है, जहां पर यूरिनल का एरिया होता है वहां से लेके वॉशरूम से लेके हाउ ऑफन ए वर्क स्पेस मस्ट बी लाइम वॉश्ड, इंस्पेक्टर कैन एग्जामिन वर्किंग स्पेस एनी टाइम एंड डिक्लेयर फाइन फॉर वायोलेशन ऑफ एनी लेबर लॉस रेगुलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर, मतलब क्या बताऊं आपको, 501 मिलियन सिर्फ रजिस्टर्ड लेबर का बात है सर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये किस तरह से काम करता है, चलो देखते हैं। Among the employment contracts that are regulated in India, the regulation involves significant government involvement, which is rare in developed countries. Developed countries में ना government involvement कम होते हैं, मैं आपको अभी चाइना और यूएस का कहानी बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे अपने अगर आप देखोगे, जैसे वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम का, टीएमसी का, लेबर यूनियन अलग अलग चलता है। ठीक है, बीजेपी का भी है और भी पार्टीज का होंगे, कांग्रेस का भी है, सभी पार्टीज का लेबर यूनियन होता है जो लेबर के लिए सरकार के पास अपना जो भी डिमांड होते हैं वो रखते हैं और गवर्नमेंट को उस मैटर पे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ता है। और बेसिकली इसको लेके वोट बैंक का भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स काम करता है। चाहे आप इसमें अगर आप, मैं पर्सनली मानता हूँ सीपीएम इसमें बहुत काम किया, टीएमसी भी कुछ कम नहीं है, इसमें बहुत काम किया, बीजेपी भी अपने अपने स्टेट में इसमें बहुत काम किया है। ठीक है, मतलब ये वोट बैंक की भी एक बहुत बड़ा खेल बना है। ठीक है, सबका अलग अलग मुद्दा है, बट मैं जस्ट आपको एक जानकारी के लिए बोला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। और इसको लेके ना आपके मैं एक चीज बोलूंगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का जैसे कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी बहुत है। ठीक है, तो आपको मैं दोनों पॉइंट बताऊंगा। सर मैं यहाँ पर कोई फेवर या अगेंस्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने दोनों साइड में ओपन करके बात करूंगा। अल्टीमेटली लेबर अच्छे से रहे, इकोनॉमी डेवलप हो, इनइक्वालिटीज कम हो, यही लेबर लॉ का मेन पर्पस है, यही इंडस्ट्रियल लॉ का मेन पर्पस है। लेकिन पर्पस में प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे आगे मैं वर्ल्ड बैंक का भी कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, जो लोग जो न्यूट्रली कुछ रिसर्च करके बताया है।
ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वर्ल्ड बैंक है तो कुछ भी सही बोलेगा, नॉट लाइक दैट। ये सोचने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका भी है, हमारा भी है, और जो भी देश को चला रहे सबका है। सो among the employment contracts that are regulated in India, the regulations involve significant government involvement, which is rare in developed countries. Industrial employment Standing Orders Act 1946 requires that employers have terms including working hours, leave, productivity goals, dismissal procedures, मतलब जब किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है, ऑफ और वर्कर classifications approved by the government body. Employment agreement is also governed by suitable confidentially non-disclosure agreement and non-compete clause in agreement with employees. ये employees के साथ में, ये वो employee किसी और कंपनी में इतना दिन तक काम नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह, जो नॉन कॉम्पीट क्लॉज में लिखा होता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते आप। It has its roots in trade secret legislations under common law and intellectual property law. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में जैसे मानो कि कंपनी का कुछ खास चीज, कुछ खास फॉर्मूलाज होते हैं जो एम्प्लॉइज को शेयर किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ये चीज किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे पेप्सी कोको कोला में एक एग्जांपल के तौर पे कोई काम करते हैं जिनको पता होता है कि भाई क्या फॉर्मूला यूज करके पेप्सी कोक बनता है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन वही सिंपल कॉन्सेप्ट इनको आज वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा लीडर, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन कमाते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन जिन लेबर को पता है कि भाई कैसे बनता है कोक, कैसे बनता है पेप्सी, ठीक है, तो उनके लिए कुछ बात है ना सर, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का भी एक पार्ट है, बिकॉज वो कंपनी के लिए एक इंटेलेक्चुअलिटी है कि भाई कैसे बनता है, फॉर्मूला है, ये हम लोग शेयर नहीं कर सकते। सो दिस में इंक्लूड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज लाइकली टू बी डिस्क्लोज, द मैनर इन विच इट शुड बी यूज्ड एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर पोस्ट टर्मिनेशन। The Contract Labor Act 1970 aims at regulation employment of contract labor so as to place it at par with the labor employed directly. Women are now permitted to work night shift too, है ना। आजकल वोमेन को भी नाइट शिफ्ट में काम करने का पूरा मौका दिया गया है, स्पेशली ड्यू टू आईटी सेक्टर्स, है ना, आप लोग जानते होंगे सर, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है, जो बेसिकली 95-6 के बाद, जिस तरह से कंप्यूटर आने के बाद, नेटवर्क आने के बाद, यूएस का जो बीपीओ कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो यूएस कंपनीज इंडिया से करते हैं, बिकॉज इंडिया का लेबर क्या है, सस्ता है। मैं आपको अभी अभी दिखाऊंगा। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन, अच्छा, द लैटिन फ्रेज डाइज नॉन, सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है सर। ये डाइज नॉन क्या होता है आप जान लो सर, इसको लेके काफी बातचीत होता है। स्पेशल लैटिन फ्रेज है, फिर से लैटिन, आप लोग जानते हो लॉ में लैटिन का यूज क्यों बार बार होता है। द लैटिन फ्रेज डाइज नॉन is being widely used by disciplinary authorities in government and industries for denoting unauthorized absence. अगर कोई एम्प्लॉई अनऑथराइज्ड एब्सेंस करता है to the delinquent employees. According to Sri R.P. Saxena, Chief Engineer, Indian Railway, dies non is a period which neither counted in service nor considered as break. ना तो उसको सर्विस माना जाएगा और ना ही उसको ब्रेक माना जाएगा। A person can be marked dies non if, अगर कोई एम्प्लॉई, ठीक है, डाइज नॉन मार्क उनको दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, एब्सेंट विदाउट प्रॉपर परमिशन, when on duty left without proper permissions, while in office but refused to perform duties. ये प्रॉब्लम होता है सर, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, मैंने देखा ऑफिस वगैरह में जब मैं काम करता था, मेरा जॉब लाइफ बहुत ही छोटा है, या फिर जब भी कोई ऑफिस में मैंने विजिट किया, मैंने देखा, ठीक है, तो किस तरह से एम्प्लॉय अपना टाइम को बर्बाद करते हैं, ठीक है। सीरियसली काम छोड़ के फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं, ये बहुत ही खराब बात है सर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस को डाइज नॉन कहा जाता है, जिसको ना तो सर्विस डे काउंट किया जाएगा और ना ही ब्रेक डे काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसको सर एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, नो वर्क नो पे, जानते हो आप लोग, हाँ, काम नहीं तो पेमेंट नहीं, बैंकिंग सिस्टम में फॉलो होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, नो वर्क नो पे सिस्टम। In cases of which such willful and unauthorized absence from work, the leave sanctioning authority may decide and order that the days on which the work is not performed be treated as dies non or principle of no work no pay. क्या प्रिंसिपल आया सर? No work no pay. समझ में आ रहा है ना? हेलो? This will be without prejudice to any other action that competent authority might take against the persons resorting to such
practices. The principle of no work, no pay is widely being used in the banking industry in India. All other manufacturing industries and large service establishments like railways, posts and telecommunication are also implementing it to minimize the insideness of unauthorized absence of workers. The term industry infuses a contractual relationship between the employer and the employee for sale of product and service which are produced through their cooperative endeavor. वो अलग बात है, ठीक है. एक कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है कि भाई इतना करो तो आपको एक्स्ट्रा ये कमीशन दिया जाएगा, वो अलग बात है. बट अगर आप काम टाइम पे नहीं करोगे तो फिर वो नो वर्क नो पे कॉन्सेप्ट ये आजकल बहुत इंडस्ट्री यूज कर रहा है सर. ऑफिस में आके ऑफिस का काम करने के लिए आया है ना सर, वो करो. This contract together with the need to put its effort in producing goods and service imposes duties including ancillary duties, मतलब जुड़ा हुआ जो भी साथ में है, obligation on the part of employees to render service with the tools provided and in place and time fixed by the employer. भाई इस टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट करो, ठीक है. and in return as a quid pro quo. quid pro quo मतलब याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे आप लोग. quid pro quo का क्या मतलब होता है सर? समथिंग इन रिटर्न, है ना. कंसिडरेशन पे कुछ तो मिलेगा, जो भी आप कर रहे हो उसके बदले इक्वल कंसिडरेशन आपको दिया जाएगा. द एम्प्लॉयर इज एंजॉयड टू पे वेजेस फॉर वर्क डन एंड और फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ड्यूटीज जनरली इंक्लूडिंग एंसिलरी ड्यूटीज, एडिशनल ड्यूटीज, नॉर्मल ड्यूटीज, इमरजेंसी ड्यूटीज, सब कुछ मिला के which have to be done by the employees and payment of wages therefore. Where contract of employment is not fulfilled or work is not done as prescribed, the principle of no work no pay is brought into play. जैसा काम जो काम दिया गया है अगर आप नहीं करते हो तो नो वर्क नो पे कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है. ये लेबर लॉ 2021 में रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है सर. लेबर लॉ 2021, द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड एंड ओवर टाइम ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग मोर देन 15 मिनट्स ऑफ शेड्यूल शिफ्ट. अगर किसी कोई 15 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसको भी ओवर टाइम माना जाएगा. इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, एकदम लेटेस्ट है. वेज रेगुलेशंस, वेज रेगुलेशंस को लेके जो कहानी है, जो पुराना लॉ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से चले आ रहे हैं, रिक्वेस्ट दैट एम्प्लॉइज रिसीव वेजेस ऑन टाइम एंड विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शंस. फालतू का डिडक्शंस वेजेस से नहीं करना है कि भाई इसलिए डिडक्शन उसलिए डिडक्शन, प्रॉपर रीजंस होना चाहिए. बिना ये इसके लिए काट लिए उसके लिए काट लिए, ये खराब बात है ना. सेक्शन 6 रिक्वेस्ट दैट पीपल आर पेड इन मनी रादर देन इन काइंड. 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बता गया सर कि लेबर को कैश में पेमेंट करो, काइंड पे नहीं. मतलब नॉर्मली, ठीक है. अब काइंड का पेमेंट भी होता है, ठीक है, बट नॉर्मल लेबर के केस में अगर वो स्पेशली लोअर डिवीजन में एरिया है तो कैश पेमेंट करो. काइंड हर किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है. ये सैलरी में पाकुजिस वगैरह होता है, ये कूपन वो कूपन, ठीक है, वो थोड़ा हायर लेवल जॉब में ओके, बट नॉर्मली लोअर लेवल जॉब में भाई कैश पेमेंट करो, बिकॉज उनको इतना काइंड को फिर से कैश बनाने का दे डोंट नो मे बी, ठीक है, उनको इतना समय नहीं होगा. सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो सर बोलो, आप लोगों का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है मुझे. हाँ ना, कुछ तो बोलो. सॉरी सर, এই সবাই বুঝতে পারছে? हाँ सर. Okay sir. The law Yes, also sir. provides the, okay sir, the law also provides the tax withholdings the employer. सर वो टैक्स काट लिया जाता है ना किसी किसी केस में, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है, टीडीएस वगैरह हो सकता है, ठीक है, पेमेंट काट के पेमेंट होता है टैक्स काट के. तो अगर ऐसा कुछ है तो डिडक्ट करो, वो डिडक्ट चलेगा. पे टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी वेजेस, ये तो ठीक है. ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बोला है. मिनिमम वेजेस एक्ट क्या बोलता है सर? देखो मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मतलब ये सब लॉ और डिटेल्स में है, बट मैं आपको एक्ट का मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ. ये जान लोगे तो एक्ट का एक पूरा ओवरऑल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेट्स वेजेस फॉर द डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स that it states it will cover. It leaves a large number of workers unregulated. Central and state government have discretion to set wages according to kind of work and location. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग रूल्स है, कहाँ कितना पेमेंट होगा, लेबर को कितना पेमेंट किया जाएगा, ये तय करने का राइट उनको है, लोकेशन के हिसाब से, काम के हिसाब से. एंड द रेंज बिटवीन एज मच एज 143 से लेके 1120 पर डे फॉर वर्क इन द सो कॉल्ड सेंट्रल स्फीयर.
स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन मिनिमम वेज शेड्यूल्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला मैंने। 143 से लेके, मतलब बंगाली में 43 बोलते हैं हम लोग, 143 से लेके 1120 पर डे तक सेंट्रल स्फीयर में ये चलता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी मिनिमम वेजेस शेड्यूल है, हर स्टेट का अलग अलग। फिर एक स्पेशल बात आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ये भी लेबर के लिए बनाया गया। अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर वर्कर। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ग्रेचुइटी इज पेएबल टू द एम्प्लॉई इफ ही और सी रिजाइन्स और रिटायर्स। जब वो रिजाइन करेंगे या रिटायर करेंगे, उनको ग्रेचुइटी दो। इतना दिन काम किया, कुछ तो बनता है। The Indian government mandate that this payment be at the rate of 15 days salary of the employee for each completed year of service, subject to maximum of rupees 20 lakh। सर ये सैलरी चैप्टर में पढ़ते हो आप लोग, मैक्सिमम 20 लाख तक ग्रेचुइटी मिलता है। ठीक है, सैलरी जब इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ग्रेचुइटी का अलग से पूरा कैलकुलेशन सिखाया जाता है। जो लोगों ने सैलरी चैप्टर किया उनको जरूर पता होगा, या फिर भूल गए तो रीचेक करके देख सकते हो सर। ठीक है, वो ग्रेचुइटी का अलग टैक्स का हिसाब होता है। ठीक है, बट ये ग्रेचुइटी एक्ट में बोला गया है कि भाई 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं तो उनको ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, और उसका जो हिसाब होता है वो एवरेज सैलरी पे होता है। 15 डेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितना साल उसने काम किया, 20 साल, 22 साल, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम 20 लाख तक ये सैलरी जा सकता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये भी लेबर के लिए बनाया गया एक बोनस है, which apply to only enterprise with over 20 people। जहां पर 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, नॉर्मली ओवर 20 से ज्यादा लोग काम करेगा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे, एस्टेब्लिशमेंट पे बोनस एप्लीकेबल हो जाता है। रिक्वायर्स बोनस आर पेड आउट प्रॉफिट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। बोनस दिया जाता है प्रॉफिट के बेसिस में। बाकी जब बोनस एक्ट में बात करूंगा, डिटेल्स और बातचीत करूंगा, नॉर्मली प्रॉफिट पे दिया जाता है सर। बिजनेस के प्रॉफिट के प्रोडक्टिविटी पे बोनस दिया जाता है। मिनिमम बोनस करेंटली जो चल रहा है वो है 8.33% ऑफ सैलरी। सैलरी का 8.33% का बोनस दिया जाता है। वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, बीडी एंड सिगर वर्कर्स एक्ट 1966, ये सब एक्ट भी लेबर के लिए बनाया गया। जो बीडी सिगरेट फैक्ट्रीज में, वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, अलग अलग इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है जो आगे आगे एक्ट वाइज भी बात करूंगा आपसे। हेल्थ एंड सेफ्टी की अगर बात करें, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 रिक्वायर्स दैट कंपेंसेशन इज पेड इफ वर्कर्स आर इंजर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इंजरीज। ठीक है, जो ईएसआई के थ्रू से भी आजकल होता है। और बेनिफिट्स टू डिपेंडेंट्स, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उनके डिपेंडेंट को मिलेगा, कंपेंसेट किया जाएगा, जिसके लिए वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट बनाया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कंसोलिडेटेड एग्जिस्टिंग फैक्ट्री सेफ्टी लॉज, रिप्लेस्ड इन 2020 में इसको रिप्लेस भी किया गया फैक्ट्री सेफ्टी लॉ के साथ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में रिसेंट में आया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 that seeks to protect and provides a mechanism for women to report incidents of sexual harassment at their place of work। ये बहुत जरूरी था। काफी देरी हुआ है मेरे हिसाब से आने में, बट ठीक है, देर आया पर दुरुस्त आया। आई होप कि ये एक्ट आने के बाद काफी हेल्प हुआ होगा वुमेन वर्कफोर्स के लिए। पेंशन एंड इंश्योरेंस, ठीक है, पेंशन एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 रिप्लेस इन 2020 created the Employees Provident Fund Organizations of India. This function as a pension fund for old age security for the organized workforce sectors। जो लोग organized sectors में होते हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है सर। For those workers, it creates provident fund to which employees and employer contribute equally। आप लोगों को पता है ना, provident fund में जितना employer डालता है उतना ही एम्प्लॉय को भी डालना पड़ता है। ठीक है, और बाद में वो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको मिलता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 10 और 12% ऑफ वेजेस, जो आप लोगों को पता है सैलरी में सिखाया जाता है। ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉइज में ड्रॉ देयर पेंशन। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट चलाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, ये तो गवर्नमेंट का बहुत ही एकदम फ्लैगशिप है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाँ, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस, जो मैं आपको मानिकतला ईएसआई लेके गया था कुछ देर पहले। हाँ सर, काकुड़गाछी मानिकतला में ईएसआई में लेके गया था। दिस वाज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सिक्योरिटी एक्ट भी एक आया है सर 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। इसको रिपीट भी किया गया 2020 में। was passed to extend the coverage of life and disability benefits, health and maternity benefits and old age protection for unorganized workers।
अनऑर्गेनाइज्ड इज डिफाइंड एज ए होम बेस्ड वर्कर, जो आपको मैं बोला ना, काम वाली बाई या फिर होम जो मेड सर्वेंट जो होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स। द स्टेट गवर्नमेंट, जो नॉर्मली देखना ये आप लोगों का बिल्डिंग वगैरह में जो लोग काम करते हैं, है ना, राजमिस्त्री वगैरह में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। The state government was meant to formulate the welfare system through rules produced by the National Social Security Board. इनके थ्रू से इनको बेनिफिट मिले, इनको अपना जो भी इंश्योरेंस वगैरह हो, ये भी ESI वगैरह का सुविधा ले सके, इनके लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 बनाया गया है। अब इसका सुविधा पाने के लिए उन तक इसका खबर भी पहुंचना चाहिए, जिसपे NGO भी काम करते हैं, गवर्नमेंट NGO ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 1961 में लॉ बना है, ठीक है, रिपील्ड इन 2020, क्रिएट्स राइट्स टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर एनी वुमेन एम्प्लॉय हु वर्कड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 80 डेज ड्यूरिंग द 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। जिस दिन बच्चा होना है उससे पहले 12 महीने का जो भी टाइम पीरियड है, और उनको कितना दिन काम करना है एस्टैब्लिशमेंट में, पीरियड ऑफ एटलीस्ट 80 डेज ड्यूरिंग द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। उससे 12 महीने पहले 80 दिन एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिस्टम है। On March 2017, the President of India, Pranab Mukherjee, approved a maternity benefit. जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पे मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट हुआ था, which provides for 26 weeks paid maternity leave for women employees. 26 हफ्ता का पेड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय के लिए प्रणब मुखर्जी जब थे उन्होंने ये करके गया था। The Employee Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952, repealed in 2020, provides for compulsory contribution fund for the future of an employee after his or her retirement for his or her dependent in case of employee's early death. अगर किसी कारण से एम्प्लॉय का अर्ली डेथ हो जाते हैं तो फिर प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में उनका बेनिफिट उनके डिपेंडेंट को मिले, ये सुविधा के लिए रखा गया। दिस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में इसका प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है, आई थिंक अभी हो जाएगा धीरे धीरे। Every factory engaged in any industry specified in Schedule 1 in which 20 or more persons are employed, वहां पर लगता है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई जिसको करेंगे। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ एम्प्लॉइंग इज लेस देन 20%, तो उसके लिए गवर्नमेंट सोचेंगे कि उन पे लागू होगा कि नहीं होगा ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ठीक है। बट नॉर्मली 20 या उससे ज्यादा लोग काम करने से ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है सर। एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो रिसेंटली आया है, ठीक है, 9 सेंट्रल लेबर एनेक्टमेंट करके, मैं बात करूंगा अभी आपके इसके साथ बाद में आप लोगों के साथ। वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट करने के लिए लेबर को ट्रेड यूनियन दिया गया है, जो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज ही ज्यादातर केस में हैंडल करते हैं। कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट तो रहता ही है, होना भी चाहिए, ठीक है, समाज सेवा है। Article 19, subsection 1, clause C of Constitution of India gives everyone an enforceable right to form association or unions. Trade Union Act 1926, amended in 2001, contains rules on governance and general right of trade unions in repealed by Industrial Relation Code 2020 में इसको फिर से न्यूली डेवलप किया गया। तो ये सब काफी डेवलपमेंट चला है। आप चाहो तो गवर्नमेंट के साइड में जाके लेबर कोड में जाके आप डिटेल्स में और जानकारी ले सकते हो। Board representations, it was view of many in the Indian independence movement including महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्होंने भारत को बनाने में काफी समय दिया, ठीक है, ऑब्वियसली दिया, वो भले ही सुभाष बोस के साथ मतभेद हो ना हो, बट डेडिकेशन तो इनका भी बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। Indian independence movement including Mahatma Gandhi that workers had as much of a right to participate in management of firms as shareholders or other property owners. जितना शेयर होल्डर का है, जितना प्रॉपर्टी ओनर्स का है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि लेबर का भी उतना ही बिजनेस पे या फैक्ट्री पे या एस्टेब्लिशमेंट पे अपना अधिकार होता है। आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में क्रिएटेड ए राइट टू co-determinations by requesting the state to legislate to secure the participation of workers. लेबर को भी मैनेजमेंट में अपना अधिकार मिले। However, like other rights in Part 4, this article is not directly enforceable, but instead creates a duty upon state organs
to implement its principles through legislation, potentially through court cases. In 1978, such a report recommended, such a एक बहुत ही famous report बना था, legislation for inclusion of workers on boards. However, these had not yet been implemented properly. अभी तक नहीं बना है. Industrial Dispute Act 1947 Section 3 created a right of participation in joint work councils to provide measures of securing amity and good relation between employer and workmen. ठीक है, ये सब के ऊपर काफी सारा केस हुआ है. However, trade unions had not taken up these options on the large scale. National Textile Workers Unions versus Ramakrishnan Supreme Court में केस बना था. भगवती जे giving the leading judgment held that employees had a right to be heard. Employees का भी सुनने का मतलब उनको समय देना चाहिए in a widening up petition of a company because their interests were directly affected and their standing was not excluded by the wording of the Companies Act 1959. मतलब बेसिकली ये चीज क्या है कि एम्प्लॉइज का सुनना पड़ेगा, बात यही है. ठीक है, इसके लिए बहुत सारा केस भी बना है. कलेक्टिव एक्शंस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में फिर से केस बना था. रेगुलेट्स हाउ एम्प्लॉयर्स में एड्रेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सच एज लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, बैठा देते हैं ना, लॉकआउट कर देते हैं. ठीक है, इट कंट्रोल्स द लॉफुल प्रोसेस फॉर रिकॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशंस ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल्स ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, a period of unauthorized absence in the case of employees working in industrial establishment during a strike which has been declared illegal under the provision of Industrial Dispute Act 1947 or any other law for the timing in force. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एक्ट में, लॉ में, डिफरेंट टाइम में, ठीक है, डिफरेंट लेबर के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है. इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इक्वलिटी जो मैं आपको बार बार तब से बोले जा रहा हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत सारा केस बना है, आप देख सकते हो यहाँ पर, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क is a constitutional goal and therefore capable of enforcement through constitutional remedies under Article 32 of Constitution. But एक केस और बना था, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस जी श्रीनिवास राव. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डज नॉट मीन दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम cadre must receive the same pay package irrespective of their seniority, source of recruitment, educational qualification and various other incidents of service. ठीक है, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब हमेशा ऐसा होगा जरूरी भी नहीं है. ये सब केस बना है. ठीक है, आप चाहो तो ये सब केस में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में ये सब बोला गया है सर. ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में बोला गया है. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रमोद बरातिया, comparison should focus on similarity of skill, effort and responsibility when performed under similar conditions. ठीक है, सिमिलर कंडीशंस पे कौन क्या कर सकता है, अगर ये कंपैरिजंस प्रॉपर्ली हो तो पेमेंट को लेके कोई डाउट नहीं. नॉर्मली क्या है ना, मेल को ज्यादा फेवर मिलता है, फीमेल को कम, इस तरह का कुछ है सर. मैकिन्जी वर्सेस एंड कंपनी वर्सेस अदुरे डिकोस्टा. A broad approach is to be taken to decide whether duties to be performed are similar or not. इस तरह का. Sexual orientation and gender identity, इसमें भी बात बना है सर, इसमें भी केस बना है. ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू करें. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में आपको शुरू में ही बात बोल रहा था, अरे भाई तुम छोटा जात हो, नीचा जात हो, हाँ हम राजपूत है, ब्राह्मीण है. ये भारत में थोड़ा सा ना मूर्खता के कारण, ये सब और कुछ नहीं, दीज आर बेसिकली मूर्खता. इलिटरेसी बीच में इतना ज्यादा हो गया है, छोटा नीचा ऊंचा बूचा ये करते करते पागल हो गया भारत. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 बैन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इंक्लूडिंग इन एम्प्लॉयमेंट, पर्सन्स ऑफ प्रोफेशन और ट्रेड. लेजिस्लेशन हैज ऑफन बीन कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ. जो भारत में बना है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो 1989 में इंडिया ने बनाया सर. अभी भी वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों में अभी भी जात पात होता है, वहां पर ज्यादातर केस में व्हाइट एंड ब्लैक में लड़ाई होता है. आई होप यू ऑल नो. माइग्रेंट वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 में इट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 में बना, मतलब इसको चेंज करके. ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में. ओके, देखो वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब जो काफी ज्यादा वल्नरेबल है. बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, bonded labor, but estimates suggest that between 2 million and 5 million workers still remain in debt bondage in India. Debt bondage समझते हो ना, वही पैसा उधार लिया तो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, उनको काम करवाते हैं, जो पुराना सिस्टम है अभी भी है.
2 मिलियन से 5 मिलियन, आप इमेजिन कर सकते हो, आंकड़े समझो। Domestic workers, child labor in India is prohibited by the Constitution Article 24 in factories, mines, hazardous employment, and that under Article 21, the state should provide free and compulsory education up to child is age 14. सबको मिलेगा. However, in practice, the laws are absolutely not enforced. Yes, ये मैं भी मानता हूँ. रियल में अभी भी बहुत खेल बाकी है. ये आप लोगों को पता होगा, हमारे देश में जो नोबेल लॉरेट बना है सत्यार्थी, नाम सुने हो सर आप लोग सत्यार्थी का? हाँ, ये आपका पाकिस्तान का मलाला के साथ एक साथ उनको नोबेल दिया गया था कि ये किस तरह से चाइल्ड लेबर को बचाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकते हैं, जानते हो ना? कैलाश सत्यार्थी। हाँ सर बोलो, नॉलेज है कि नहीं है? सोशल एक्टिविस्ट है, जब पाकिस्तान के हाँ ना सर, मलाला को जिस बार नोबेल मिला था इनको भी उसी टाइम पे मिला था, ठीक है। ये देखो, social reformer who campaigned against child labor in India and advocated universal right to education. He was the co-recipient of Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai for their struggle against suppression of children and young people and for right for all children in education. He is the founder of multiple social activist organizations including Bachpan Bachao Andolan, Global March Against Child Labor, Global Campaign of Education, ठीक है, बाल आश्रम ट्रस्ट के थ्रू से काफी अच्छा काम करते हैं, बहुत नेक काम करते हैं सर, बहुत नेक काम करते हैं। नोबेल मिलने जैसा ही है, चाहे कोई और कंट्री दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, बट काम सच में नोबेल है। जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, फेयर डिसमिसल, डिसमिस भी करो प्रॉपरली करो। Some of India's most controversial labor laws concern the procedure for dismissal contained in the Industrial Dispute Act 1947. एक्चुअली इसको लेके इंडिया में काफी प्रॉब्लम है, इंडिया में किसी को इतना आसानी से डिसमिस नहीं किया जाता। The workman who has been employed for over a year can only be dismissed if permission is sought from the granted by the appropriate government office. Additionally, before dismissal, valid reason must be given. There is a wait of at least 2 months for government permission before lawful termination can take effect. ये इंडिया का लेबर डिसमिस करने का लॉ है। परमानेंट वर्कर कैन बी टर्मिनेटेड ओनली फॉर प्रूवन मिसकंडक्ट और फॉर हैबिचुअल एब्सेंस। The Industrial Dispute Act 1947 requires companies employing more than 100 workers to seek government approval before they can fire employees or close down. In practice, permissions for firing employees are seldom granted. Indian laws require the company to get permission for dismissing workers with planned closing, even if it is necessary for economic reasons. The government may grant or deny permissions for closing even if company is losing money on the operations. सरकार के हाथ में पावर है, अगर कंपनी लॉस करेगा मतलब ये मन मर्जी नहीं होता है, थोड़ा रूल्स टफ है कंपनी के लिए, लेबर के फेवर में ज्यादा काम करते हैं इंडियन लॉ, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है बिजनेस के लिए। इसके ऊपर केस भी बना है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, भारत फोर्ज कंपनी लिमिटेड वर्सेस उत्तम मनोहर नकाटे, 2005 का केस है। A worker found slipping for the fourth time in 1983, Bharat Forge initiated disciplinary proceedings under the Industrial Employment Act 1946. After 5 months of proceedings, the worker was found guilty and dismissed. The worker appealed to the Labour Court, pleading that his dismissal was unfair under Indian labor law. The Labour Court sided with the worker, directed he be reinstated. उनको फिर से काम पे लगाया जाए with 50% back wages. The case went through several rounds of appeal and up through India's court system. After 22 years, the Supreme Court of India upheld his dismissal in 2005. रद्द कर दिया, ठीक है। तो कितना सारा केस बनता है सर, भारत में रूल्स काफी लेबर के फेवर में काम करता है। Redundancy, pay must be given set at 15 days average pay for each complete year of continuous service. An employee who has worked for 4 years in addition to various notice and due process must be paid a minimum of the employee wage equivalent to 60 days before retrenchment if the government grants the employer a permission to lay off. अगर सरकार बोलेगा तभी जाके आप उसको ले ऑफ कर सकते हो या रिडंडेंट कर सकते हो, अदरवाइज परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। इसको लेके काफी ज्यादा वाद विवाद है इंटरनेशनल मार्केट में। भारत का ये नियम को बहुत बार देखा गया है, जैसे ये देख सकते हो आप इंटरनेशनल कंपैरिजन, लास्ट 2 मिनट सुन लो, लेबर लॉ का एक ओवरव्यू लेके घर जाओ सर। प्रैक्टिस रिकॉर्ड बाय लॉ इंडिया, चाइना, यूएस, ठीक है। मिनिमम वेजेस भारत का है 6000,
अगर आप डॉलर के हिसाब से देखें तो 80 यूएस डॉलर पर मंथ, चाइना में है 182 यूएस डॉलर, यूएस में है 1242.6 यूएस डॉलर। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्क डे इनका है 8 घंटा, इनका भी 8 घंटा, इनका भी 8 घंटा। मिनिमम रेस्ट वाइल एट वर्क 1 आवर पर 6 आवर, हर 6 घंटे में आप 1 घंटा रेस्ट ले सकते हो। चाइना में कोई रेस्टिक टाइम नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कोई रेस्ट नहीं है, मतलब थोड़ा इनह्यूमन लग रहा होगा। मैक्सिमम ओवर टाइम लिमिट, हाँ एक बात है, कोल्ड कंट्री है ठंडा देश है, थोड़ा थकते कम होंगे, भारत गर्म कंट्री है, हाँ काफी हॉट एंड ह्यूमिड है, थक जाते हैं हम लोग यहाँ पर। मैक्सिमम ओवर टाइम लिमिट 200 घंटा पर ईयर, इनका 432 घंटा पर ईयर, इनका कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पे फॉर ओवर टाइम, इंडिया में 100% ओवर टाइम के लिए पे करना पड़ सकता है, यहाँ पर 50%, यहाँ पर भी 50%। डिसमिसल ड्यू टू रिडंडेंसी और क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री, अगर किसी कारण से डिसमिस कर रहा है, ले ऑफ कर रहा है, फैक्ट्री बंद हो रहा है तो यस इफ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। बट चाइना में या यूएस में यस, बट कोई गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ या हटाने के लिए। समझ में आ रहा है सर? ये प्रॉब्लम है भारत के लिए थोड़ा, क्यों बोलो तो ये बिजनेस प्रोसेस में थोड़ा स्लॉथ हो जाता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर लेबर के साइड का बात करो तो ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर 1% डिसमिसल, यस, यहाँ पर नो। गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर 9% डिसमिसल, यस, यहाँ पर नो। गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर रिडंडेंसी डिसमिसल ग्रांटेड, रेयरली, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। डिसमिसल प्रायोरिटी रूल्स रेगुलेटेड, यस यस, यूएस में नो, डिसमिसल प्रायोरिटी रूल्स रेगुलेट नहीं होता यूएस में। ठीक है, तो ये भारत को थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक से भी रिपोर्ट दिया गया है कि भारत को रिफॉर्म करना चाहिए। ये देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2008, हेवी रिफॉर्म वुड बी डिजायरेबल। द एग्जीक्यूटिव समरी ये बताते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि इंडियन लेबर लॉ इकोनॉमी के लिए अभी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इवन 2005 में हमारा मनमोहन सिंह सरकार, मतलब मनमोहन सिंह सरकार नहीं था तब, मनमोहन सिंह ने भी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह in 2005 had said that new labor laws are needed, however no reforms were made to effect। जो रिसेंटली हुआ है 2020 में जाके कुछ कोड आया है, अब वो कोड कितना रिफॉर्म हुआ है वो तो आगे आगे ही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि लेबर लॉ के बारे में एक अच्छा आइडिया लेके जा रहे हो आज। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर, ये जितना सारा लेबर लॉ का एरिया है, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन, ये सब एक्ट को लेके हाजिर होंगे और एक एक एक्ट के ऊपर डिटेल्स में बातचीत है, पढ़ाई करेंगे। ठीक है सर, बोलो समझ में आया आप लोगों को? है दादा। ओके रोशनी, यस सर। ओके तथा अभिषेक, इनकी, शुभश्री, समझ में आया ना सर सबको? ओके सर, मैं नोट शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग ये वाला नोट जरूर देखें और फिर नेक्स्ट क्लास से एक एक अलग अलग एक्ट को लेके ओवरव्यू में बात करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, ओके फिर चलो बाय। कुछ सवाल है तो करो सर। बॉल।